अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सुहा अफजल। मेरे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद है हमारा साथी हरमीत पाजी। आज कोरम पूरा है हमारा। हाँ। वो जो असेंबली में होता ना, कोरम पूरा नहीं हुआ, वहाँ तो सेशन ही नहीं होता सर। वहाँ पे असेंबली का कोरम क्या पूरा होना है। यहाँ तो शो भी होता है, लाइव भी होता है, रोज होता है। और पाजी इस्लामाबाद में हमारे साथ होते हैं, तो हम दोनों मिलके चलते हैं इस्लामाबाद। कैसे हैं पाजी आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। वैसे तो आपकी बात ठीक है कि कोरम पूरा होना चाहिए, लेकिन रऊफ साहब हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, बड़ी तेजी से मामला है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और मामला अदालतों की तरफ जा रहा है, चाहे वो पंजाब का हो या कौमी असम्बली का के जो मामला हैं वफाक का। तो हम ऐसे है कि ऐसा लग रहा है कि अब अदालतें ही तमाम तर चीज़ों के फैसले जो हैं अब आवाम उसकी तरफ और सियासी पार्टियों की जो नज़रें हैं वो भी उसी की तरफ होंगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कल पंजाब में बहरान जो है वो और संगीन हो गया, और आज सुबह तक भी जो खबरें हैं वो यही है कि टोटल कन्फ्यूजन है। आज भी कौमी असम्बली का जो इजलास बुलाया गया था उसके बारे में कुछ पता नहीं होना है नहीं होना। आपने जैसे बताया वो मुलतवी कर दिया गया है। सूबाई असम्बली का इजलास कल बुलाया गया था और वो इजलास जो है सप्तान खान ने कहा कि गैर आइनी है। जो गवर्नर पंजाब ने उनको एक भेजा था लेटर, उस लेटर के बारे में भी उन्होंने कह दिया गैर आइनी है। अब जो मुख्तलिफ पंडित हैं कानून के, वो तो यही बता रहे हैं कि सप्तान खान का अमल गैर आइनी था। अच्छा। और इसके ऊपर किसी भी वक्त में डी नोटिफाई किया जा सकता है परवेज इलाही को वजारत आला के ओहदे से। तो और संगीन आपने जैसे कहा मामलात होंगे। ये डी नोटिफाई करना गैर आइनी है या उनको असेंबली का इजलास ना बुलाना गैर आइनी है, ये टोटल कन्फ्यूजन है। और उस कन्फ्यूजन में आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अदालतें कोई रहनुमाई देंगी तो पता चलेगा। लेकिन सर आपको पता है कल रात तक बहुत सारी बातें की जा रही थी, मतलब मुख्तलिफ चैमगोइयों में ये भी सामने आ रहा था कि जैसे कि कल हमारे साथ मजहर अब्बास साहब तो ने कहा गवर्नर राज भी लग सकता है, कोई इस तरह की चीजें भी बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन रात 12 बजे तक ऐसी कोई सिचुएशन हमारे सामने नहीं आई। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आपको पता है वज़ीर आला पंजाब जो है उनके सामने से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि अल्टीमेटली एक दिन बाद जो है वो चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से ना वो कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं ना वो कोई रिएक्शन दे रहे हैं। और तो सूरत हाल ये है कि सेशन का जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जानी थी, वो सेशन नहीं हो सका। और इस पर सूरत हाल अब सर मज़ीद क्या हो सकती है, ये अब हम आज इसको डिस्कस करेंगे। है वो ये हुआ है कि आईजी पंजाब फैसल शाहकार को तब्दील कर दिया गया है और उसके साथ जो चीफ सेक्रेटरी हैं अब्दुल्ला सुंबल उनको बना दिया गया चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी भी तब्दील हो गए। कानून की अमलदारी के हवाले से भी कन्फ्यूजन है। एक तरफ पुलिस है, जो पंजाब पुलिस जो वज़ीर आला को रिपोर्ट कर रही है, और दूसरी तरफ मरकज़ ने रेंजर्स को तलब कर लिया है अमन व अमान को बहाल रखने के लिए या दूसरे मामलात को देखने के लिए। जो गवर्नर है उसके ऑफिस के गवर्नर हाउस के बाहर आज जो पीटीआई के कारकुन हैं उन्होंने कहा है कि वो एहतजाज करेंगे, वहाँ पे इकट्ठे होंगे, उनको कॉल दी गई है। और वहाँ पे इमरान खान का खिताब भी मुतवक्के है। वहाँ पे स्क्रीन लगाने की कोशिश हो रही है और वहाँ पे कंटेनर लगा दिए गए हैं गवर्नर हाउस के बाहर, अंदर आने जाने की रुकावटें हैं ताकि कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करे। सर आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा यानी सूबा पंजाब की हम बात कर रहे हैं। पिछले कई हमने महीनों से देखा है कि शदीद सियासी बिगाड़ जो है वो पंजाब में पाया जा रहा है। लाहौर जो है इस वक्त वो सियासी गढ़ बना हुआ है, हर किस्म की एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है और अभी तक कोई रिएक्शन जो है जिस तरह से हम बहुत सारे रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी तक नहीं आए, क्योंकि सूरत हाल ये है कि शायद सर कहीं ना कहीं सब ये चाहते हैं कि हालात ज़्यादा ना बिगड़े। अगर वज़ीर आला पंजाब की बात की जाए तो वो भी उनसे आज भी अगर ऑफ रिकॉर्ड पूछा जाए तो वो इस फेवर में नहीं है कि असम्बलियां तोड़ी जाएं, लेकिन इमरान खान का साथ देने के लिए दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बेसिकली तो बात यही है पाजी, हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि उनके पास ऑप्शन कोई मौजूद नहीं है। वो समझते हैं कि आगे अगर इलेक्शन होते हैं, जब भी होते हैं, तारीख से पहले होते हैं, ये मुकर्ररा वक्त पर होते हैं, उनको किसी और जमात के साथ इस तरह से एफिलिएट नहीं किया जा सकता है, वो खुद को नहीं करना चाहते। तो पीटीआई इज वाहिद ऑप्शन जिस पर वो रिलाई कर रहे हैं, इसलिए दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग और टेक एनी एक्शन। जी ऐसी सूरत हाल में जब देखें हम तो इकॉनमी का हमारी बुरा हाल है।
कल स्टेट बैंक ने जो एक रिपोर्ट पेश की है उसके तहत उनका कहना यह है कि 2023 में रुपए की कदर में मज़ीद कमी होगी, ईंधन पर जो टैक्स लगेगा उससे महंगाई में इजाफा होगा। और हम ये देख रहे हैं कि महंगाई में इजाफा, कल भी हरमीत बता रहे थे कि प्याज आपको 250 रुपये किलो मिल रहा है और टमाटर की भी यही सूरत हाल है। हम प्याज टमाटर भी रह जाते हैं, बाकी सब्जियों का हम जिक्र नहीं करते। हर सब्जी इस वक्त आपको सब आप देखें कि एशियन डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान जनूबी एशिया का दूसरा ऐसा मुल्क है जिसमें महंगाई सबसे ज्यादा है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें, एक तरफ बेरोजगारी की जो शरह है वो भी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि 7 लाख से ज्यादा जो ऐसे नौजवान थे जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे वो भी मुख्तलिफ ममालिक की तरफ निकल गए अपने मुस्तकबिल को सुनवाने के लिए। तो यही सिचुएशन है, एक बेयकीनी सी सूरत हाल है। फिर हम सियासत की बात करते हैं तो इस हुकूमत की अगर हम बात करें, इसका आने का, ये जब आई थी तब ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन भी बहुत जल्द हो जाएंगे, लेकिन फिर जाहिर बात है कि कुछ कमिटमेंट इनकी इस किस्म की थी कि IMF के मामला थे, दीगर ऐसे मामला थे कि स्टेबिलिटी की तरफ ये आना चाह रहे थे। लेकिन दूसरी सोच इनकी ये थी कि हम अगर आएंगे तो साल के बाद कहीं ना कहीं जो ग्राफ हमारा गिरा है गवर्नमेंट का, यानी खास तौर पर नून लीग का, तो वो कहीं ना कहीं बहाल हो जाएगा, हम रिलीफ के कुछ ऐसे पैकेजेस दे देंगे। लेकिन दूसरी जानिब इन्होंने ये नहीं सोचा था कि मामला तहरीक इंसाफ जो है वो इनको इतना बड़ा टफ टाइम देगी। और तहरीक इंसाफ ने भी बगैर ये सोचे समझे कि इस रियासत का क्या होगा, इस मुल्क का क्या होगा, अवाम का क्या होगा, वो नहीं सोचा। उन्होंने भी एक बेयकीनी सी सूरत हाल जो है उसको वो इख्तियार कर चुकी की है। ये मामला अगर आप पंजाब को देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जिससे पाकिस्तान चलता है, उसमें ये सिचुएशन है। वफाक में आप देखें इजलास होता है तो 2 दिन बाद वो मुलतवी हो जाता है। कैबिनेट में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको इख्तिलाफात जो हैं वो भी आपको बढ़ चढ़ के नजर आएंगे। सियासतदानों के अपने जो मसाइल है, यानी इस पॉलिटिक्स को, मुल्क के मामलात को कैसे तय करना है, अब सारे मामलात जो हैं अदालतों की तरफ जा रहे हैं। यानी जो चीजें पार्लियामेंट ने करनी थी अब पार्लियामेंट से निकल कर वो अदालतों की तरफ जा रही है। तो ये एक ऐसी बेयकीनी सी सूरत हाल है जिसमें बैनुल अक़वामी जितने भी जो हमारी मदद करते हैं, चाहे IMF हो या दीगर ऐसे ममालिक, वो भी ये तजब्जुब का शिकार है कि क्या किया जाए, कैसी सूरत हाल में अगर हम अपना पैसा भी देते हैं या जो इन्वेस्टर हैं वो भी अब इन्वेस्टमेंट से घबरा रहे हैं। ये सूरत हाल जो है ये कम होने के बजाय अब बढ़ती जा रही है। लेकिन पैसा कौन जा रहा है? मेरे जैसा, आप जैसा एक आम आदमी जो है, जो जॉब करता है, जो दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जिसको फिक्र होती है कि रोटी जो है 2 वक्त की कैसे पैदा करूं। तो ये सूरत हाल से हर शख्स जो है डिप्रेशन जो है वो हमारे माशरे में कि बेयकीनी सूरत हाल जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा पाजी, आप ये देखिए कि सर हरमीत पाजी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, वो रोजाना इस पर कोई ना कोई तबसरा जो सॉलिड रीजंस के साथ होता है वो देते हैं। सर आप अपना एनालिसिस देते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं ऐड कर लेती हूँ। हमारी बातें सर रोजाना की बुनियाद पर किसी हद तक मुश्तरका ही होती हैं क्योंकि मसाइल मुश्तरका हैं, हम बात करते हैं। और अगर हम करंटली सिचुएशन देखें पूरे पंजाब की, चले पूरे पाकिस्तान की, सियासतदानों समेत सर आपको पता है इस वक्त उन्हें एक ही चीज की पड़ी है, वो है इक्तिदार। और इस पर हम बात नहीं कर रहे। ऑब्वियसली आपको पता है कि रिसेंटली कुछ ऐसी ऑडियोज भी आई हैं इमरान खान साहब की, उनकी भी प्रायोरिटीज और है। अगर आप नून लीग की बात करें उनकी प्रायोरिटीज और हैं। अगर आप उसकी बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो अल्टीमेटली जिस चीज को अलार्म करने की इस वक्त जरूरत है वो ये है कि वोट आपने कास्ट करना है। आपने वोट कास्ट करके आज तक इनको इक्तिदार में लेकर आकर वो कुर्सी दी है जिसके पीछे आज ये सारे लड़ रहे हैं। तो काइंडली वेक अप। सो एक वेकअप कॉल है जो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैं स्टेट बैंक की रिपोर्ट की बात कर रहा था। शरह नमू 6% से कम रहेगी। शरह नमू जिसके बारे में ये ख्याल था कि वो 6% तक रह सकती है, वो कम रहेगी। और जो अंदाज़ा था महंगाई का उसके बारे में स्टेट बैंक ने कहा है कि हमारे अंदाजे से ज़्यादा महंगाई है। इसमें और ख़तरे की घंटी बज जाती है जब रुपए की कदर में कमी की बात होती है और ईंधन के ऊपर सरचार्ज टैक्स लगाने की बात होती है। तो अवाम के लिए ख़तरे की घंटी एक और बजा दी स्टेट बैंक ने, और वो कह रहे हैं ये रुझान बरकरार रहेगा। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट की बात कर रहा था हरमीत, और वो ये कह रहा था कि उनके मुताबिक दूसरा सबसे महंगा मुल्क है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इतना खौफ फैला हुआ है इन्वेस्टर्स के अंदर। कल मैं पढ़ रहा था कि कुछ दिन हो गए हैं कि टोयोटा इंडस कार कंपनी ने अपना प्लांट बंद कर दिया, मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। और सुजुकी मोटर्स के बारे में भी ये ख़तरा आ रहा है कि वो अपना प्लांट बंद करने वाले हैं।
तो ऐसे में जब प्रोडक्शन भी नहीं होगी। और वो सब इसी पर ही मैं तकलीफ होती है कि आपको याद होगा, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन जो माजी को अगर हम देखें, जब खान साहब की हुकूमत थी तब बहुत सारे ऐसे ऑटो कंपनी की मैं बात करूं तो मुख्तलिफ ऑटो कंपनीज जो है उन्होंने अपने यहाँ पे ब्रांचेस खोलने के साथ साथ बड़े मुआहदे हुए थे, बड़ी तेजी से ये चीजें आ रही थी मुख्तलिफ गाड़ियों की। अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं तो लातादाद जो थी वो पाकिस्तान में लोग इंपोर्ट कर रहे थे। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें, आप देखें ना कि जिनके पास, जिन्होंने बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट की थी, अब वो बेचने पे तुले हुए हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि आपके पास इतना पैसा नहीं रहा जेब में कि आप उसका ईंधन भरें या आप उसको रखें। ये सारी सिचुएशन इस वक्त जो है वो बढ़ती जा रही है। और आपने शरह-नमू की बात की तो 4%, ये तो बड़े हालात जो हैं ये गंभीर से गंभीर होते चले जाएंगे। और पैसे की जो कदर है वो अब आप देखें, 1000 रुपए का नोट आप लेके जाते हैं तो उसमें कितनी चीजें आपको मिलती है। टेक्सटाइल मिल्स सर इतनी बड़ी तादाद में बंद हुई है। कल मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, उसके मुताबिक आपको पता है ये इंडस्ट्री खवातीन की खासतौर पे अगर हम बात करें, पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया है पिछले चंद सालों में। इतनी बड़ी तादाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हुई है। सर सोने की कीमत पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर है। 60% ग्रो था इंडस्ट्री का। फैसलाबाद में तो इनकलाब बरपा था, आपको याद होगा। लेकिन अब देखें हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता है कि जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त है, जिसे इत्तेहादी हुकूमत कहा जा सकता है, पिछली बात जमातों की, उसने क्या हालात किए हैं। हम अगर कंपैरिजन करें तो ये कंपैरिजन आपके सामने इस तरह से रखा जा सकता है। हमने सारी बातें करनी है। रिजवान रजी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे एनालिस्ट, और अपने उस रिपोर्ट में थोड़ी देर बाद जिस वक्त हम डेली डोज करके ख़त्म करेंगे तो उस वक्त हम बात करेंगे इसकी। मेरे ख्याल में अभी चलते हैं अपने रनडाउन की तरफ चलते हैं। टॉप स्टोरीज में हमने वैसे तो बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, लेकिन टॉप स्टोरी में ऑब्वियसली हम ये डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल हैपनिंग्स क्या क्या हैं, हाईलाइट्स क्या क्या हैं। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी जिनके हम आज तबसरे और प्रोडिक्शन जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। रिजवान साहब से हमारे साथ होंगे। इसके अलावा हम अगर बात करें आज के मौसम की तो हम पॉलिटिकल तो प्रोग्राम का एक सेगमेंट कर लेते हैं, लेकिन बाकी चूंकि इट्स गुड मॉर्निंग पब्लिक तो मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी हमने रखे होते हैं। इसमें हम हर चीज़ को, इंफोटेनमेंट को टच करने की कोशिश करते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं, फिश फार्मिंग की इंडस्ट्री जो है वो इस सीज़न में बहुत पीक पर जानी चाहिए, लेकिन अगेन घुमा फिरा कर बात वहीं पर आ जाती है कि सर उनको बड़े सारे मसाइल हैं, उनको बड़ी सारी परेशानी है। और उस तरह से अब हम महंगाई की अगर बात करें तो एक ऐसी चीज़ जिसको सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फ़िश की हम बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ तरह से कोई जो है वो, अगर आप दुकानों की बात करें, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स की बात करें तो ये सीज़न का पीक होता है। लेकिन इस वक्त वो लोग कह रहे हैं कि फ़िश फार्मिंग की इंडस्ट्री जो है वो बुरी तरह मुतासर हो गई है और पहला जैसा जो है इंटेंस वो नहीं रहा। ऑल दो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। कल की एक ताज़ा तरीन अपडेट खेल के मैदान से ये है कि नजम सेठी साहब जो है सर उन्होंने ओहदा संभाल लिया है पीसीबी चेयरमैन। अभी ओहदा पता नहीं संभाला या नहीं संभाला, लेकिन बहरहाल मतलब ये है कि उनके ऑर्डर हो गए, नोटिफिकेशन हो गए उनका। और तो आज उनका, मैं थोड़ी देर पहले अभी ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 2019 का वो मुअत्तल 2014 का जो उन्होंने बनाया था उसको अब दोबारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उन्होंने कहा हज़ारों लोगों को, प्लेयर्स को, क्रिकेटर्स को नौकरियां मिलेंगी। नजम सेठी का आना कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इसके नुकसानात होंगे, फ़ायदे होंगे, इस बारे में हम बात करेंगे अपने सेगमेंट में। हम तो चाहते हैं कि जो भी आए वो बेहतर करे, क्योंकि क्रिकेट के 2 दिन पहले जो हमने हालात देखे हैं उसके बाद अब अहम तब्दीलियों की बहुत अशद ज़रूरत है। आज न्यूजीलैंड की टीम पहुँच रही है पाकिस्तान, और फाइनली वो भी आ रही है। और पाकिस्तान ने टेस्ट मैच खेलने हैं, उनके खिलाफ भी हमारी बड़ी बुरी शिकस्त हुई है टीम की। अगरचे टीम का, पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया है और उस ऐलान के मुताबिक टीम जो है वो सिलेक्शन हो चुकी है। मुझे नहीं मालूम नजम सेठी जब संभालेंगे तो क्या सिलेक्शन कमेटी तोड़ देंगे, टीम में अंदर कोई नए प्लेयर आएंगे, कुछ निकाले जाएंगे, नहीं होगा। अभी टोटल भी कंफ्यूजन है। चलिए, लेकिन होप फॉर गुड, अब क्रिकेट की बेहतरी का वक्त आ गया है, क्योंकि हम जो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं उसे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम आपको कॉस्मेटिक सर्जरीज़ के बारे में बताएंगे। आई डोंट नो व्हाई सर, बट आई एम इन द फेवर ऑफ ऑल दिस, नॉट सर्जरीज बट टेक्नोलॉजी जो आ चुकी है, अगर मार्केट में है तो वो किसी वजह से है, वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब इसका गलत वक्त पे इस्तेमाल होता है, गलत तरीके से होता है, एक्सेस होती है, ज़्यादती होती है, तो ये कॉस्मेटिक सर्जरीज जो है वो आपको कितना डैमेज करती हैं। इंटरनेशनली इनको किस तरह से कंसीडर किया जाता है, पाकिस्तान में इसका रुझान कितना ज़्यादा है, इसको हम डिटेल में आज के सेगमेंट में डिस्कस करेंगे।
इसके अलावा सर जरा सी मौसीकी की बात करेंगे, बड़ी अनोखी सी बात है, लेकिन आप लोगों ने शायद सुना हो कि मतलब मौसीकी से बच्चों की जहानत पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता। एक सवाल है, वालिदैन इसके बारे में ज़रूर सोचते होंगे, क्योंकि सर मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखा है, आपको पता है वो हादिया एक बच्ची है जो बड़ा अच्छा गाती है, अच्छा। छोटी सी। हाँ। और इसके अलावा बड़े सारे छोटे सिंगर को जब हम लिरिक्स को याद करते हुए, मौसीकी के रूह को याद करते हुए देखते हैं तो हमें अंदाजा आता है कि कितने ज़हीन है, क्योंकि जो बड़े बड़े नहीं कर सकते वो छोटे बच्चे करते हैं। तो बच्चों की जहानत पर क्या असर पड़ता है मौसीकी का, इस सेगमेंट को आज हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आगे चलते हैं सर, हम चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ। चले जी, डोज पे आपको आज का डोज देते हैं। मज़े का सर ये मज़े की बात ये है कि ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो NFT कार्ड $50 लाख में नीलाम कर दिया है। अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। डिजिटल मार्केट जो है बेसिकली वो डिजिटल मार्केट में इसको लोगों ने हाथों हाथ खरीद लिया। वैसे तो जो कंपनी ने बनाया वो कहते हैं कि इसकी प्राइस बहुत महंगी है और ये डबल ट्रिपल रेट्स पर मिलता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इस कंपनी से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये जो NFT कार्ड है सर, इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, ख़ासतौर पर जो डिजिटल ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, डिजिटल मार्केट करते हैं अपना बिजनेस, उनका ऑल दो सारा का सारा डिजिटलाइज है। सिर्फ 12 घंटे में सारे सर ये जो कार्ड है वो फरोख्त हुए हैं। आप देखो डोनाल्ड ट्रंप को बना के क्या पेश किया गया है, सुपरमैन की सूरत में, और ये जो है डोनाल्ड ट्रंप बेच रहा है। ये ट्रंप है सर, हाँ, ट्रेडिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया अगले इलेक्शन में वो दोबारा लड़ रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप बुनियादी तौर पे एक वाइट जो सफ़ेद लोग हैं अमेरिका के, उनको रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक सख्त की राइट विंग यानी दाएं बाजू से इनका ताल्लुक है और बड़ी सख्त गिर पॉलिसियाँ इनकी रही हैं। इनके खिलाफ केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं तो उनका कंपैरिजन इमरान खान से करता हूँ कि इमरान खान की तरह या बोरिस जॉनसन जैसे थे, जिस तरह के इंग्लैंड के वज़ीर आज़म रहे हैं, और ये तमाम लोग एक तरह के हैं। तो यानी राइट विंग्ड और बड़े सख्त गिर पॉलिसियों के डोनाल्ड ट्रंप आदमी हैं। साहब काफ़ी मुतनाज़ा जो है ये रहे हैं और बहुत सारे मामला जो आपने राइट विंग की बात की, खासकर सफ़ेद फार्म लोगों को एक सपोर्ट इसकी सूरत में एक हासिल था। और अमेरिका में एक नई चीज़ जो एक नई लहर हुई, उसमें हमने ये देखा कि माजी में ये चीज़ें बड़ी आती थी कि काला और गोरा, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो उसके बाद ये मामला दोबारा जो है वोट खड़े हुए और बड़े ज़्यादा केसेस जो है वो भी सामने आए। एक मुतनाज़ शख्सियत के मालिक थे। आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन जो आपने किया तो लग ऐसे रहा है कि ये 2-3 शख्सियत ऐसी थी कि जिन बड़े सख्तगीर किस्म के इनके मामला थे या इनकी बातें या इनको बहुत सारी चीज़ों के हवाले से इसको इन्होंने जो कैरी किया। पाजी एट द सेम प्लेस अप्रिशिएट भी इसको इसलिए किया जा रहा है बिकॉज ये बनाने वाली जो कंपनी है NFT कार्ड, सर डिजिटल ट्रेडिंग करने वाले लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, उनको बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं इस कार्ड के अंदर। तो बेसिकली कंपनी ने कहा है कि अगर हम इस कार्ड को एज ए इंडिविजुअल एज ए कंपनी बेचें तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये $50 लाख की जो खतीर रकम है उसमें 12 घंटे के अंदर अंदर ये सारे के सारे कार्ड जो हैं और बिक गए हैं। और ये कोई कह रहे हैं कि इलेक्शन की प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं थी, वो कह रहे हैं कि जो आपकी कैंपेन होगी 2000 आगे जो भी जब भी होंगे इलेक्शन, उसमें से इस रकम को नहीं काटा जाएगा और ये कोई कैंपेन का हिस्सा नहीं था। लेकिन लोगों ने इस पॉलिसी को और इस कार्ड को बहुत अप्रिशिएट किया है, कारोबारी अफराद ने। सर हाँ जी, कारोबारी अफराद भी हैं, लेकिन फिर जैसे वही मैंने कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाना, वैसे तो बहरहाल कारोबारी शख्सियात में डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा नाम है। वहाँ पे उनके ट्रंप प्लाज़ा, ट्रंप होटल, ट्रंप के नाम से बेशुमार प्रोडक्ट्स उनकी होती हैं, लेकिन फिर भी उनके जो लोग जिन लोगों को वो अट्रैक्ट करते हैं वो वही हैं सफ़ेद फार्म। और मैं आपको बताऊं कि ट्रंप के दौर में जिस वक्त ये सदर बने हैं उसी वक्त मैं तकरीबन मेरा अमेरिका का चक्कर लगा था, और एक ज़माने बाद मैंने जब जाके देखा कि एक रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए थे तो एक बूढ़ी खातून जो है सफ़ेद, उसने शोर मचाया हुआ था कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा। जो रेस्टोरेंट में तुम लोग मेरे लिए लेके आए हो। तो पता चला कि कुक जो है वो काला है और वो कह रही काले के हाथ का पका हुआ खाना मैं नहीं खाऊंगी। ये इस कदर रेशल डिस्क्रिमिनेशन दोबारा अमेरिका में ट्रंप के ज़माने में आ गई थी, और उनके जो फॉलोअर्स हैं और जो कलर्ड लोग हैं यानी दूसरी नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। तो डोनाल्ड ट्रंप देखते हैं कि मतलब अगली बार के लिए वो मुंतखब होते हैं या नहीं होते, क्योंकि अभी उनको बहुत से मराहल से गुजरना पड़ेगा। पहले तो रिपब्लिकन पार्टी जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, उस पार्टी के अंदर ही इंतखाबात होने हैं, प्राइमरी होनी है। तो बहरहाल खड़े वो कह रहे हैं मैं ज़रूर हूँगा,
और सपोर्टर भी उनके बहुत हैं भाई, मतलब इसमें कोई एट द शक सेम नहीं है। प्लेस मुझे लगता है सपोर्टर्स बहुत बड़ी तादाद में, तो इस चीज़ को जो है वो इग्नोर करने वाले और नापसंद करने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी है कि आप जो है वो सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस रखते हैं कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे पाई गई है उसको डिनाई करने वाले लोग भी बड़ी तादाद में। तो ये वाकई भी देखना होगा कि कौन उनकी फेवर में होगा अपकमिंग इलेक्शंस पे। अगली खबर पे चलते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। सर्दियों का मौसम में ठंडी ठंडी खबर देते हैं सर। हाँ। ठंडी ठंडी खबर देते हैं। ठंडी ठंडी खबर ये है कि स्नो फेस्टिवल दुनिया में, चीन में बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा आइस मेला जो है वो लग गया है। दिसंबर के लास्ट में ये शुरू होता है, टिल फरवरी ये रहता है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। 2 महीने हैं, अगर वीज़ा लगता है तो चले जाएं। और कैन यू इमेजिन कि ये बाकायदा लग रहा है कि एक सिटी है और उस अच्छा। सिटी में हर चीज़ कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बाकायदा हर चीज़ स्नो की बनी हुई है। बड़े आदमों में की है। वो तो एंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। यहाँ पे भी जब आइस की इस तरह से महल बनाए जाते हैं, रोड्स बनाई जाती है, स्कीइंग बहुत होती है अंदर, लेकिन अंदर जनाब वो कारों की भी जो छोटी कारें हैं उनके लिए भी बच्चों का मेला। इलेक्ट्रिक कार्स के जो स्विंग्स होते हैं वो रखे जाते हैं। हाँ। लेकिन सर ये एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर बाकायदा उन्होंने ये चीज़ दिखाई हुई कि वो पूरा एक शहर है। आपके खाने पीने की एक्टिविटीज़, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आप स्कीइंग की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सर जो उन्होंने मुख्तलिफ इमारतें बनाई हैं वो तशबीह बनाई है मुख्तलिफ इमारतों की, जो दुनिया में पूरी बहुत मशहूर इमारत है ना, बहुत हाँ। मशहूर कले जो हैं उनको उन्होंने स्केच करने की, स्केच नहीं बनाने की कोशिश की है। और सर ब्रिजेस बनाए हैं बाकायदा, ये देखिए ये डोर। और फिर अहम बात ये कि इन सबको लाइटनिंग किया गया है। पर ये कमाल कितना lighting हुई खूबसूरत हुई लग रहा है, देखिए लग रहा है इज अ काइंड ऑफ बिल्डिंग्स और एक बड़े रियल खूबसूरत सिटी लग तरीके से रहा है। सजाया है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमने एक चीज़, रऊफ साहब तो गए भी हैं, लेकिन चाइना के बारे में या उनकी जो वीडियोस वगैरह चीज़ें हम यूट्यूब के ज़रिए देखते हैं तो कमाल की कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के हवाले से पूरी बड़े मुनफरिद तरीके से, लेकिन टूरिज़्म के हवाले से अगर हम बात करें, रऊफ साहब इस चीज़ से अग्री भी करेंगे कि बाकी चीज़ों के हवाले से बड़ा फोकस दिया है, लेकिन अपना जो कंस्ट्रक्शन है चाइना में बड़ी कमाल की। अब ये देखें ना, ये मेला जो है ये हर साल लगता है और बहुत सारे लोग जो है हमारे दोस्त वो जाते भी रहे हैं, लेकिन उसी तरह टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में थोड़ी बहुत चाइना जो है उस तरह वो उनको पजीराई नहीं मिली है। हालांकि उसकी वजूहत दीगर भी बहुत हो सकती है, या तो चाइना भी उस तरह काम नहीं है, लेकिन आप चाइना के अंदर जाएं तो चाइना बहुत मुख्तलिफ है, बल्कि यूरोप से भी ज़्यादा आपको वहाँ पे चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ लगेंगी। और चाहे उनकी गलियाँ कूचे हैं या जहाँ जहाँ पहाड़ या जिधर भी आप जाएंगे, ये चीज़ बड़ी ज़्यादा है वहाँ पे। और ख़ूबसूरती में मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो संवारते हैं चीज़ों को, वो तो आप दंग रह जाते हैं। अब ये देखें ना, ये सिटी किस तरह बनाई है, तो फाइन तरीके से सर, फाइन। ऐसा लग रहा है कंस्ट्रक्शन ही हुई हुई है। आप नहीं कह सकते कि ये आइस से बने हुए महल, सड़कें, ब्रिजेस हैं। ऑल दो आपने जिक्र किया था गिलगित नल्तरकली साइड पे भी अब ये आगाज़ किया गया है इस चीज़ों का। इस तरह के छोटे मेले लगाए जाते हैं, लेकिन लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग जाते हैं और लोग एंजॉय करते हैं। खबर हरप्रीत, मैं तो यानी वो सोच के ठंड का तो एक कपकपी सी आ जाती है कि इतनी ठंड में आप जाएंगे आइस मेले के सर अंदर। में आपकी ठंड का इलाज है मेरे पास, आप बेफिक्र रहे हैं। आप इतनी ठंडी खबर देखिए, आप थोड़ी सा हीट की बात कर लेते हैं। चले हीटर की बात कर लेते हैं। कश्मीर के ट्रेडिशनल हीटर के बारे में आपको बता दें, जैसे हीटर नहीं कहते, इसे सर्दी का कामरे भरोसा तोड़ इसका नाम दिया गया खबर का। नाम क्या कांगीर। कांगीर इसका नाम है। अब ये क्या बला है हम आपको बताते हैं। बेसिकली ये ऐसा हीटर है जो पोर्टेबल है और वहाँ पर इसको रज़ाइयों के नीचे भी, कमरों में, किचन में, और आप उठाकर इसको फिर भी सकते हैं जहाँ जहाँ जा रहे हैं। आपको पता है कि -20 तक वहाँ सर दर्जा हरारत गया है। तो ये सर अख्तर की जो बेसिकली लकड़ी होती है ना, ये उससे बनाते हैं। पहले ख़िज़ा के मौसम में इसके बनाने का आगाज़ कर देते हैं, वहाँ से वो लकड़ी जो है वो मतलब उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। फिर उसको वहाँ से तोड़ के लेके आते हैं, 24 घंटे तक इसको भिगो के रखते हैं। भिगो के रखने के बाद फिर इसके ऊपर से छिलका उतारते हैं। छिलका उतारने के बाद फिर जो मिट्टी का बर्तन होता है उसके इर्द गिर्द इसको लगाया जाता है और फिर ये कांगीर बन जाती है। ये देखें ना कितनी खूबसूरत लग रही है। और छोटे बच्चों के लिए छोटे साइज में, बड़े बंदों के लिए बड़े साइज में इस कांगीर को कोयलों के ज़रिए गर्म करके हर जगह इन्होंने मतलब घरों में अपने इवन कश्ती चलाने वाला कश्ती बांध जो है वो तक मतलब उसको लेके बैठा होता है और इसके बगैर गुजारा नहीं है। मतलब इतनी सर्दी बाहर सब। इस पे बड़ी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, कभी आप दोनों को वक्त मिले तो इसी पे ये कांगीर पे। और ये इसको कैरी करना जो है, क्योंकि इनका लिबास बड़ा मुख्तलिफ है कश्मीरियों का, और चाहे मर्द हजरात हो या ख़वातीन हो, फिर इसको कैरी करना जिस तरह विजुअल में दिखाया जा रहा है कि कश्ती में वो बैठा
मलाह जो है वो भी अपने पास रखा हुआ है। कहीं ना कहीं जो फ्रूट्स बेचता है या रेडी वाला है या कहीं किसी राह से गुजरने वाला है, तो हर एक के पास ये मेरे ख्याल में क्योंकि जाहिर बात है सर्दी इतनी ज्यादा होती है, तो आपने इसको फर्स्ट समझ के जो अपने पास रखना जरूर होता है। -20 डिग्री में तो बंदा वैसे फ्रीज हो जाए। तो आप देखिए उन्होंने बनाया इसलिए कि इजी टू कैरी, आप जहां भी जा रहे हैं इसको साथ लेके जाएं। वैसे सर इसको एज अ शोबा अभी तक रिकग्नाइज तो नहीं किया गया, मतलब बाकायदा एक शोबा तो ये नहीं है, लेकिन ये मतलब इन्होंने एनालिसिस किया है इस पे कि ये कांगीर जो बनाते हैं इस इतनी हर कैटेगरी की बनती है। 250 रुपए से लेके 5000 तक इसकी कीमत है, मतलब एवरी काइंड ऑफ, आप छोटी बड़ी साइजेस में, अच्छी क्वालिटी में, नॉर्मल क्वालिटी में। अब हम जैसे अपने यहाँ तवानाई के बहरान की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसको पॉपुलर करना पड़ेगा। हमारे भी शुमाली इलाका दात हैं और जो हमारे सर्द इलाके हैं, आजकल तो वैसे लाहौर और इस्लामाबाद का भी यही हालत ठंड से कि अगर यहाँ हमारे नीचे कांगीर पड़ा हुआ हो तो हम बड़े खुश हो, बड़ा मजा आए। क्या माहौल बनाया सर आपने। यहाँ हम दोनों की सीट हो और सेंटर में ये कांगीर पड़ा हो और पाजी के पास एक कंगीर हो, क्योंकि कोयला पाकिस्तान में काफ़ी है। हाँ। और बहुत तादाद में मिकदार में निकलता भी है, तो हम अपने वसाइल के पर भरोसा करके कांगीर को रोशनास करवा सकते हैं। हाँ, बिजली तो आगे पता नहीं कितनी मिलनी है कितनी नहीं मिलनी। नहीं है सर, गैस आती कहाँ है? आप सोचिए गैस की हीटर चलाने का आप सोच सकते हैं, आजकल आप गैस की हीटर चलाने का सोच सकते हैं। आज मैं सुबह हमारे यहाँ गैस बहुत कम थी और गीज़र सही तरह से चल नहीं रहा था, तो ठंडा सा पानी जरा, तो मैं सोच रहा था मैं सुबह को फोन करूं और कहूं आज नहीं आया जाना मुझे ठंडे पानी। ये मत किया करें आप। लेकिन मैं ठंडे पानी से नहा के आ गया। अब मुझे छोड़े, आपको ऑडियंस इतना मिस करती है, मुझे तो मैसेजेस आते हैं कि नहीं जी आज अब्दुल साहब नहीं है तो भाई मजा नहीं आ रहा, तो बस इसीलिए उनकी जोर फरमाइश पे आपको तुम्हारा एक कांगीर का इंतजाम करो तो मैं रोज आ जाया करूं। बस आप लोग भी करें, आप लोग जाएं इस पैकेज को देखिए और इसको वहां से फौरी तौर पर मंगवा लें। हम प्रमोट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को। आगे बढ़ते हैं सर, ये बड़ी मजे की खबर है, मैं कहती हूँ बहुत ही मजे की खबर है। खबर आपको देते हैं, दूल्हा आपने तलाश करना हो तो रास्ते बहुत निकल आते हैं। आप इस बात पर पक्के हो जाएं कि आपको दूल्हा चाहिए। आप देखिए सर, रूस और यूक्रेन के जो मसाइल हैं और जो वहाँ पर हालात हैं वो आपको पता है, वहाँ पर बहुत सारी सोशल मीडिया एप्स जो है वो नहीं चलती बिकॉज ऑफ जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो वहाँ पर सर एक खातून है, रूसी खातून है, मारिया मोनोलोवा शायद इनका नाम है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बड़ा सा, एक नहीं बहुत सारे इश्तिहार लगाए बिल बोर्ड पे कि मुझे दूल्हा चाहिए, रहना चाहिए। ये देखिए ना, इतने अच्छा, अपनी तस्वीर भी लगाई हुई है उन्होंने। अच्छा जी, अब इसको देखा किसने है? मजे की बात ये कि यूक्रेनी एक अमीर तरीन, मतलब काफी दौलत है उसके पास, और वो जो बिजनेसमैन है, यंग बिजनेसमैन है, उसने ये ऐड देखा और फिर उसने इस ऐड के जवाब में ऐड डाला। उसने भी बिलबोर्ड लगा दिए है और सर करोड़ों रुपए खर्च किया ना उसने तो। अच्छा, बिल देखा, बिल पे क्या लिखा है? वो हमारा छोटा अहमद नहीं है पाकिस्तान का, उसको आपको पता है बड़ा फेमस है, वो कहता है पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। इसने भी आगे से कहा देखो मैं यहाँ हूँ, पीछे देखो मैं यहाँ हूँ। तो उसने ये वाले बिलबोर्ड लगा दिए। अब दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई है, पता नहीं शादी होती है कि नहीं होती। नहीं, कैसे हो सकता है? उसने कहा है कि मुझे प्यूटन बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं वॉर से नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे रूसी खवातीन अच्छी लगती है। तो जाहिर है अब अगर ये अपने मुल्क के खिलाफ तो नहीं जा सकती इस कॉन्फ्लिक्ट में, फिलहाल बिल बोर्डों पे इनको गुजारा करना पड़ेगा। अब ये नहीं पता कि वो जो यूक्रेन का है उसने रूस में बिल बोर्ड लगाए हैं या अपने यूक्रेन में जवाब दिया, लेकिन जवाब उसने यूक्रेन में लगाए, फासला भी बहुत ज्यादा है। सर मारिया तक जवाब पहुंच गया और मारिया ने कहा, मतलब जो लड़का है उसने कहा कि मेरा पैगाम जो है हमारे तक पहुंच चुका है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शादी कर लूँ। ऑफर खुली कर दी है सर उसने। हाँ, लेकिन चले देखते हैं अब क्या होता है, जो भी हालात है। लेकिन जी इस बिल बोर्ड से मुझे याद आ रहा है, एक बिल बोर्ड के ऊपर 2 साल पहले फिल्म बनी थी और उसको एकेडमी अवार्ड मिला था, 3 बिल बोर्ड आउटसाइड मिजूरी। तो वो ज़रूर देखें आप, किस तरह से एक खातून की बच्ची कत्ल हो जाती है, उसको इंसाफ नहीं मिलता और वो इंसाफ लेने के लिए बिल बोर्ड्स का सहारा लेती है और किस तरीके से वो इंसाफ हासिल कर पाती है। तो बड़ा शानदार बिल बोर्ड से वो कहानी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट या इश्तिहार जो हम लगाते हैं ये कितनी इंटेंसिटी रखते हैं। ऑल दो डिजिटलाइज हो गया सब कुछ, हमें इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक मैसेज, एक स्क्रीनशॉट, एक क्लिक जो है उससे सब कुछ हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप ट्रैवल करें या आप घर से बाहर निकलें या आप रास्तों पे हो, तो जो ये बिल बोर्ड्स लगे होते हैं ये एक अलग ही अट्रैक्शन रखते हैं, ये अलग ही आई कैचिंग होते हैं। तो ये हमेशा से एक एवरग्रीन पीस ऑफ एडवर्टीजमेंट रहा है जिसको लोगों ने अब इस तरह से भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जरूरत बराए रिश्ता। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यू ईयर की हम बात कर रहे हैं। साल का एंड है, स्नो फेस्टिवल है, कहीं कहीं क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं और कहीं कहीं हैप्पी न्यू ईयर की।
2023 को वेलकम करने के लिए बेसिकली सर ये LED बल्ब लगाए गए हैं बड़ी तादाद में, और ये जो है कोई गालिबन 2023 जो है वो LED बल्ब से लिखा गया है न्यूयॉर्क में सर। और ये जो है टाइम्स स्क्वायर में, टाइम्स स्क्वायर जो न्यूयॉर्क का मशहूर तरीन इलाका है। मैं जब वहाँ गया तो मतलब आप खड़े हो जाएं तो आपको हर रंग और हर नस्ल का आदमी वहाँ पे टाइम्स स्क्वायर में नजर आता है। यहाँ पे बड़े बड़े थिएटर्स हैं, सिनेमा हॉल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बेशुमार टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है। वहाँ पे लोग आए होते हैं देखने के लिए। ये जो बड़े बड़े टॉक शोज होते हैं ना, जिसमें हल्के फुल्के कॉमेडी के और उसके साथ सोशल इश्यूज के ऊपर, उनके भी वहीं पे ही थिएटर्स हैं, वहीं पे ऊपर वो करते हैं। तो उसी टाइम्स स्क्वायर में 2023 को खुशामदीद कहने के लिए इन्होंने ये बिल बोर्ड लगाया है। और बिल बोर्ड से हम बिल बोर्ड की तरफ आ गए, लेकिन ये डिजिटल है, LED बल्ब्स के साथ, और इसमें 602 LED बल्ब इस्तेमाल किए जाएंगे। तो टाइम्स स्क्वायर अब जब न्यू ईयर आएगा तो मेरे ख्याल में उस वक्त हम दोबारा फुटेज दिखाने के काबिल होंगे। हम देखेंगे कि ये जलते हुए कैसे लगते हैं। और सर अभी वो आहिस्ते से जला रहे हैं, मतलब उनका भी पॉइंट ये है कि हम इसको जला रहे हैं लेकिन एकदम से नहीं चलाएंगे, आहिस्ते से जला रहे हैं, लेकिन लास्ट डे ऑफ द ईयर पर इसको फुल जला देंगे। और सर जो आप पिक्चर डिपिक्ट कर रहे हैं पाजी, आपने भी देखा होगा न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें खासतौर पर इस जगह की, तो वहाँ खड़े होकर वाकई आपको ये फील होता है वेयर यू आर। हर तरफ इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, एनिमेशंस, 3D रेस्टोरेंट्स, अगर सिनेमास की बात करें, स्टूडियोज की बात करें, तो वो एक ऐसा डाउनटाउन है कि एवरीवन वांट्स टू गो देयर। मतलब एक आप अगर उस जगह की बात करें तो एक लाइमलाइट है वहाँ पे और सब लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो ये अब लोग सेल्फियाँ लेने के चक्करों में अब 2023 का इंतजार कर रहे हैं कि कब न्यू ईयर नाइट आया खड़ा 2023 भी। कितने दिन रह गए सर? हाँ 6-7 दिन रह गए, बाकी और दिसंबर है, 6-7 दिन और रह गए इस साल के। पता नहीं चला सर, पता नहीं चला साल में क्या किया हमने। सियासत की है, क्या किया हमने। खैर इसको हम आखिरी दिन में बात करेंगे। और अब हमने क्विक ब्रेक लेनी है सर, क्विक ब्रेक ले लेते हैं। हम मिलकर ब्रेक पे चलते हैं और वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। आमिर खाकवानी मारूफ एनालिस्ट स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं इस हवाले से कि पंजाब का बहरान और संगीन हो गया है और कोई मामले सुलझते हुए नज़र नहीं आ रहे। लगता यही है कि कोर्ट तक सारा मामला जाएगा, वहाँ जाके सुलझेगा। अब एक समरी आती है, उसको स्पीकर रिजेक्ट कर देता है गवर्नर की तरफ से, और स्पीकर की जो रूलिंग है उसके ऊपर गवर्नर का पैगाम आ जाता है, बयान आ जाता है कि ये गलत रूलिंग हुई ना, आइन के ख़िलाफ़ है। कौन सी चीज़ आइन के ख़िलाफ़ है, कौन सी चीज़ आइन के मुताबिक है, इस हवाले से बात करते हैं। आमिर, कोई संगीन सूरत हाल में हल निकलता है? यानी अब तो यहाँ तक भी हो गया कि पुलिस चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पे चल रही है और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने रेंजर्स को तलब कर लिया है। इतनी ज़्यादा टसल वाली सूरत हाल है। सारे लोग, बड़े बड़े लीडर लाहौर में बैठे हुए हैं, जोड़ तोड़ की सियासत रूज के ऊपर है। आप क्या समझते हैं, क्या किस तरफ को जा रही हैं चीज़ें? ठीक कहा कि मामला तो अदालत की तरफ जा रहा है और ये अब दूसरी तीसरी बार हो रहा है पिछले 6 माह में। आप देखें ना, ये एक लिहाज से तो परेशान कौन है कि सियासतदानों से अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ी जा रही, उनसे को मामला उनको सुलझाना नहीं आ रहा और असम्भव में मामला नहीं तय हो पा रहा और फिर अल्टीमेटली अदालतों में जाना पड़ता है, अदालतों को मुदाखलत करके और फैसले देने पड़ते हैं। ज़ाहिर है अदालती फैसला भी एक फ्री को पसंद आता है, दूसरे को तो नहीं आता, तो कंट्रोवर्शियल अदालतें भी हो जाती हैं। अब देखें ना, इसमें जो अब देखें, ये तो एक हर एक की अपनी ओपिनियन हो सकती है कि जिस तरह स्पीकर के ख्याल में वो आइन के मुताबिक चल रहे हैं, गवर्नर साहब के मुताबिक वो आइन के मुताबिक चल रहे हैं, ये तो अदालतें ही करेंगी ना कौन आइन के मुताबिक है। लेकिन होना ये चाहिए था मेरे ख्याल में, अब जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई है, यानी असम्बली में रजिस्टर्ड तो हो गई है और वो जुम्मे को कह रहे हैं कि इजलास में इस पे टेकअप करेंगे, तहरीक अदम एतमाद अगर असम्बली में आ गई है तो अगर इनके पास PDM के पास अक्सरियत है और वज़ीर आला अक्सरियत से महरूम हो चुका है तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जानी चाहिए। तो जब असम्बली में मामला है तो मेरा ख्याल है फिर असम्बली में ही तय होना चाहिए। गवर्नर साहब का एतमाद को वोट लेने की बात कहना अब गैर जरूरी हो गई है, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद तो पेश हो चुकी है और उनके पास अच्छे खासे लोग मौजूद हैं और क्लोज का मुकाबला है। वैसे भी आप खुद आप जानते हैं 6-7 लोगों का सिर्फ फर्क है, 180 PDM के पास हैं और 190 इनके पास थे, तो 186 चाहिए हैं उसके लिए एतमाद कामयाब होने के लिए भी। तो मेरे ख्याल है असम्बली में फैसला होना चाहिए था और असम्बली में फैसला होना चाहिए। अभी भी गवर्नर साहब अगर कोई एक्शन ना लें, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को
डी नोटिफाई करने की बात तो ऐसा लगता है जैसे किसी सरकारी अदालत को डी नोटिफाई किया गया हो। एक मुंतखब नुमाइंदा है, उसे असेंबली ने ही किया तो उसे असेंबली को ही हटाना चाहिए। तो मेरा ख्याल, मेरी राती राय तो यही है कि मामला ये सूबाई असेंबली में तय होना चाहिए, वहां पे जाके फैसला हो तो ज्यादा बेहतर है। सियासी जंग है तो उसे सियासी अंदाज में ही लड़ा जाए। और ये तो बड़ी सच्ची बात है, बड़ा अफसोस हुआ, तशवीश हुई कि गवर्नर हाउस की हिफाजत के लिए रेंजर्स को लाया गया। इसका मतलब ये है कि पंजाब पुलिस पे एतमाद नहीं है और पंजाब पुलिस वाले अलग डरे हुए हैं। फिर कल ये भी खबरें चलती रही कि चीफ मिनिस्टर हाउस के गिर्द उसके कंटेनर आ गए, अगर इनको डी नोटिफाई किया गया क्या तो फिर कंटेनर आ जाएंगे। वो भी पता नहीं कंटेनर किसने लाए हैं, क्या लाए हैं। ये तो वही बुरहान है। आपको याद होगा 90s में मंजूर भुट्टो साहब के वाले से चलता रहा, उस वक्त गवर्नर थे वहाँ पे, और चौधरी अल्ताफ थे, और इस तरह की कश्मकश थी। फिर अदालतों में गई, फिर असेंबली तोड़ी गई, फिर तो वो भी एक बड़े अजीब मामला थे। तो हम उससे आगे निकल आए थे और हम समझ रहे थे हम लोग सियासी तौर पर मैच्योर हो गए हैं। अब फिर दोबारा हम लोग रिवर्स 20 साल 25 साल पहले चले गए। तो ये एक अफसोसनाक बात है। जी हरमीत। आमिर साहब, आपने जो जिक्र किया, आपने जो बात की, क्योंकि उमूमन यही होता है, हमने महज़ब मालिक में ये देखा है कि सारे मामला जो हैं वो पार्लियामान में ही तय होते हैं, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो। लेकिन कभी हमारा जो माजी अगर हम देखें तो कभी हम स्टैब्लिशमेंट की तरफ हमारी नज़रें होती है कि वहाँ से कॉल आएगी और फ़ला फ़ला जो है हमारे साथ बैठेगा, फ़ला फ़ला किसने कहाँ बैठना है। और अब मामला जो है कहीं ना कहीं स्टैब्लिशमेंट अगर कहती है कि हम पॉलिटिकल हो गए तो मामला अदालत की तरफ जा रहे हैं। और अगर सूरत हाल को देखें तो एक बेयकीनी सी सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो आपको नहीं लगता कि सियासतदान जो है वो बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं? सर ऐसा ही है जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले भी, बल्कि अभी भी देखे ना, अभी सीएम साहब ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं कि और उसमें दिए हैं उनके एक्स चीफ के वाले से, तो वो भी गैर सियासी बातें ही है ना। अब यानी आप एहसानमंद हैं या एहसानमंद नहीं है, बात है कि सियासतदानों का ही एहसानमंद होना चाहिए और सियासी जंगी लड़नी चाहिए। तो वो चीजें ना ही हो तो अच्छा है, और ये चीजें जब सामने आती हैं तो भरम खत्म होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देखिए होना ही चाहिए, अभी भी ये होना चाहिए। कोई अभी गया नहीं है हाथ से, कुछ असेंबली टूटी नहीं है, कोई मसले अभी बुरहान पैदा नहीं हुआ। रात खतरा था कि 12 बजे के बाद कुछ होगा, अभी तक तो नहीं हुआ। तो अभी मैंने अभी प्रोग्राम से पहले भी मैंने चेक किया था की क्या चल रहा है, तो अभी बार वो चीजें अभी बुरहान में कानूनी मुशावरतें चल रही हैं, तो अभी भी असेंबली में तय कर लें। आज देखिए, आज बाकी के एक दिन ही रह गया है ना, आज 22 हो गई है, कल 23 को अगर जुम्मे को इजलास बुलाया गया तो उसमें तहरीक बाद वहाँ पेश हो जाए और उस पर वो कार्रवाई जो होती है अगले 3-4 दिनों में, जो इसका प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के मुताबिक उस पर वोटिंग हो जाए। और जरदारी साहब और सारे जोड़ तोड़ तो कर रहे हैं, अगर मुस्लिम लीग काफ के अरकान असेंबली उनकी तरफ चले जाते हैं या जो भी उसमें सियासी पोजीशन असेंबली के अंदर बनती है, और ज़ाहिर वो लीगल होगी चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ब्रॉडकास्टिंग तो मुमकिन नहीं है। तो मेरा ख्याल है मामला तय हो जाना चाहिए। अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वह ठीक है। आमिर साहब, एक और चीज जो आपसे जानना चाहेंगे, आमिर साहब, अगर मामला जो है एक तरफ तो डिमांड तहरीक इंसाफ की एक इलेक्शन किए जाएं, हुकूमत डटी हुई अपनी जगह, ऐसे में अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, जो मुआशी बहरान जो सूरत इख्तियार कर चुका है, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद कुछ स्टेबिलिटी जो है वो आ सकती है, मामला कुछ दुरुस्त समत में जा सकते हैं? सर देखिए, इलेक्शन से ये तो हो जाएगा, एक सियासी स्टेबिलिटी तो आ जाएगी ना, क्योंकि मेरा ख्याल है, मुझे लग ऐसे रहा है कि इलेक्शन हुए तो वाजे होंगे, या वो पीडीएम की तरफ जाएंगे या इमरान खान की तरफ जाएंगे, क्योंकि मखलूत हुकूमत तो कोई चांस ही कोई नहीं ना। दोनों तरफ पार्टियों की एक दूसरे के साथ इतना शदीद मुखालफत और इतनी खलीज है दरमियान में, और बाहर कोई ऐसा बचा ही नहीं जिससे मखलूत हुकूमत हो। तो जो भी आएगा वो क्लियर एक मेजॉरिटी के साथ आएगा। तो जो क्लियर मेजॉरिटी के साथ आएगा तो पोलिटिकल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और मार्केट को और फाइनेंशियल मार्केट को सबको पता होगा कि अब ये हुकूमत आई है, कम से कम 2-3 साल तो कहीं नहीं गई ना। तो ये एक सियासी इस्तेहकाम जरूर मिल जाएगा और एक फ्रेश मैंडेट होगा। और लेकिन ये जरूरी है कि रिजल्ट्स को तस्लीम किया जाए। इलेक्शन ऐसे हो कि उनको लोगों को नजर आए कि हाँ भाई फेयर इलेक्शन है, और उस रिजल्ट को तस्लीम किया जाए तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। बाकी मुआशी बुरहान जो है वो तो हर रोज बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। इलेक्शन नहीं हो रहे ना, अब पिछले 6 माह 7 माह से हर रोज बढ़ रहा है, और हर रोज ऐसी ऐसी नई नई खबरें आ रही हैं, चीजें आ रही हैं कि आप जानते हैं कि क्या अखबार और टीवी चैनल में पोल्ट्री एसोसिएशन वालों के मुसलसल इश्तिहार छप रहे हैं कि जो आया हुआ सोयाबीन का और कैनोला की जो शिपमेंट वो उसे खोली जाए, ताकि चिकन का और अंडों का बुरहान बढ़ रहा है, और चीजों में बढ़ रहा है। मतलब बहुत कुछ ऐसा है कि हम खुद भी नहीं कहते कि ज्यादा लोग आए ताकि डिफॉल्ट की सूरत
वादे ना हो जाए। लेकिन मामला तो वैसे ही बढ़ता जा रहा है ना, ये नहीं हो रहा कि इलेक्शन नहीं होने से बुरहान कम नहीं हो रहा। ये भी देखे ना, अगर इलेक्शन 4 महीने या 6 महीने नहीं होते तो ऐसा नहीं है कि बुरहान स्टेबल हो जाएगा या चीजें संभल जाएंगी। संभल फिर भी नहीं रही चीजें। आमिर साहब ये कहिएगा कि नहीं रही तो फिर एक तरफ हम आगे बढ़ जाएं, ताकि किसी तरफ एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमी का भी ठीक नहीं हो सकती। ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है। आमिर साहब ये कहिएगा कि इस सारी सिचुएशन में जिन खतरात की हम बात कर रहे हैं, रात 12 बजे तक या उसके बाद हम कह रहे थे कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो गवर्नर राज की बात भी कर रहे थे, ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ चहमगोइयाँ भी हो रही थी, लेकिन इस वक्त ज़्यादा बड़ी तब्दीलियाँ हमने नहीं देखी। देखिए IG तब्दील हो गए हैं, चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गए हैं, ये तब्दीलियाँ हमने देखी, लेकिन इस पर वज़ीर आला का कोई रिएक्शन नहीं आया। वो कुछ कह नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे, कुछ उनकी स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही, बिकॉज उनको पता है कि शायद एक दिन है, उसके बाद चीज़ें वैसे ही उस ट्रैक पर चली जाएंगी। वो क्यों इस तरह से, मतलब हमें कौन ड्राइव कर रहे हैं इन चीजों को? जी आप ठीक कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब इस मामले में इस हवाले से तामुल से काम लिया और ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया रहे। मेरे ख्याल है इस वजह से नहीं देने के बाद में कहीं अदालत में उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। स्पीकर साहब ही बात कर रहे हैं या फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। आज मेरे ख्याल है कुछ चीजें क्लियर होंगी। आज शायद मुझे लगता है शायद अदालत में कोई ना कोई जा भी सकते हैं आज, या मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट खुद भी अगर सोमोट ले ले, क्योंकि अगर आज के दिन निकल जाता है तो कल तो असेंबली का सेशन वैसे ही बुला लिया जाएगा। असेंबली का सेशन और उसमें अगर तहरीक अदम जो आज चुकी है असेंबली में, वहां पे अगर फ्लोर पे पेश हो जाती है तब तो कोई जवाब ही नहीं रहता ना सबके एतमाद के वोट का। वैसे भी तहरीक अदम पेश हो जाने के बाद एतमाद का वोट कहना तो मेरे ख्याल में शायद वो इसलिए ऐसा किया गया है कि PDM को लगता था कि तहरीक एतमाद में उनको बंदे पूरे करने पड़ेंगे और कहीं जब नाकाम हो जाए तो परवेज़ नाकाम हो जाने के बाद असेंबली तोड़ ना दें। तो इसलिए एतमाद के बोर्ड का कहा गया था कि वो बंदे जो है ना एतमाद के बोर्ड में चौधरी परवेज़ के पास आ जाती है कि उन्होंने पूरे करने हैं, तहरीक एतमाद ने पोजीशन ने पूरे करने हैं। तो ये एक सियासी साथ जोड़ तोड़ और सियासी चालों की जंग भी हो रही है। लेकिन फिर वही बात है कि इसको सियासी अंदाज में ही हल होना चाहिए। चलो सियासत में चालें चलती हैं, आप चालों को काउंटर भी करते हैं, लेकिन वो असेंबली में जंग होनी चाहिए मेरा ख्याल है। जंग सुराद ये है, जंग ये नहीं कि वो पहले जो सीन हमने पंजाब असेंबली देखे थे मारकुटैया शुरू हो जाए। जंग से मुराद ये है कि सियासी यानी वार जो है ना पूरी वो असेंबली के अंदर हो, तो वो एक पार्लियामानी तरीका है, एक जमहूरी तरीका है, एक सियासी तरीका है। आमिर ये बताइए कि इस बात का कितना इम्कान है कि गवर्नर आज डी नोटिफाई कर दें परवेज़ इलाही को और गवर्नर राज की तरफ चला जाए? देखिए मामला बिल्कुल चांसेस तो हैं। कल बल्कि खबरें यही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ग्रीन सिग्नल दिए हैं। तो मेरा ख्याल है रात अगर नहीं हुआ तो कानूनी माहिरीन से मुशावरत और चीजें इसको हो रही है कि इसका फौरी तौर पर सेटबैक तो नहीं होगा। तो अभी भी आज भी ये बिल्कुल इम्कान मौजूद है। और आप देखें ना राना सनाउल्लाह साहब और जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं या अताउल्लाह तारड़, वो सारी स्टेटमेंट्स उनकी ऐसी तरह की आ रही है कि हो जाएगा और गवर्नर साहब करने वाले हैं। तो ये इम्कान मौजूद है कि अब ये कानूनी चीजें चल रही हैं या कोई इसके पीछे होगा कि अभी फौरी क्यों नहीं हो रहा, या मुमकिन है इस दौरान कोई सियासी जोड़ तोड़ भी साथ हो रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात और राब्ते भी चल ही रहे होंगे आपस में दूसरे के ना। इस वक्त काफिली के अरकान असेंबली बहुत अहम हो गए हैं। 10 अरकान असेंबली काफिली के हैं। अगर वो तहरीक इंसाफ के लोगों को अगर अपनी जगह सीटें छोड़ते हैं या ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो वो तो फौरी नाअहल हो जाएंगी, उनके वोट शुमार भी नहीं होंगे। काफिली की अलबत्ता अरकान असेंबली की पोजीशन डिफरेंट है, क्योंकि चौधरी शुजात अभी तक भी कानूनी तौर पे पार्टी के सरबराह हैं। तो उनमें से अगर 6 लोग अगर चले जाते हैं पीएमएलएन की तरफ, ये 10 के 10 में से 8 या 6 चले जाते हैं तो चौधरी परवेज़ इलाही की अक्सरियत खत्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल है ये असेंबली तोड़ने का बिल्कुल जो खतरा पैदा हो गया है, उससे भी ये बाज़-औक़ात प्रेशर ऐसे बिल्ड होता है कि लोग खासतौर पर अरकान असेंबली देखते हैं कि अगर हम खतरा टूट गई तो हमारी आमिर साहब आपको याद होगा कि PDM की अगर हम बात करें, PDM की ख्वाहिश रही है कि ये साल का टाइम या 6-7 महीने का पूरा टाइम अगर उनको मिल जाए तो मामला जो है वो दुरुस्त समझ जाएंगे। और जो ग्राफ नून लीग का गिरा है, खासकर नून लीग की इसलिए बात करें कि पंजाब में देखें, साउथ पंजाब में जो रिपोर्ट्स आई हैं वो नून लीग के लिए अच्छी नहीं है। और इलेक्शन में भी आपने ज़ेमनी इलेक्शन में भी मामला देखें। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये मामला जो है इसी तरह अगर जो सूरत हाल है अगर ये इसी तरह रहे तो कितना नुकसान नून लीग को इस या ये पूरी जो हुकूमत है इसको उठाना पड़ेगा आने वाले जनरल इलेक्शन में से? देखिए नून लीग को अगर इलेक्शन जल्दी होते हैं तो उससे नुकसान होगा। अब मेरा ख्याल है नून लीग के लिए सबसे जरूरी है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, वतन वापस आए। मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं और उन पर अगर उनकी सियासी सजा है वो खत्म होती है और वो एक्टिवली पॉलिटिक्स करते हैं
तो फिर मुस्लिम लीग नून का डैमेज कंट्रोल किसी हद तक हो सकेगा। फिर मुकाबला पंजाब में एक तरह का बराबर हो जाएगा, ये मुकाबला टफ हो जाएगा। अगर मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आते और सिर्फ अगर मरियम बीबी आती हैं, तब मेरा ख्याल है मामला इमरान खान के हक में जाता होगा। नवाज शरीफ साहब के आने से अलबत्ता इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी सकत तो रहेगी, क्योंकि महंगाई और दूसरी चीजें ऐसी हैं जिससे हुकूमत अनपॉपुलर हुई है, लेकिन मुकाबला सख्त हो जाएगा नवाज शरीफ साहब के आने से। नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो फिर ये बड़ा क्लियर है, इलेक्शन 2 माह बाद होते हैं, 4 माह बाद होते हैं, 6 माह बाद होते हैं, फिर पंजाब में PMLN को मेरे ख्याल नुकसान उठाना पड़ेगा। वो पंजाब असम्बली भी खो सकते हैं और कौमी असम्बली की सीटों में भी नुकसान होगा उनको काफी ज्यादा। हमें ये बताइए मुख्तसरन जरा के परवेज इलाही ने अपने कार्ड्स कैसे खेले हैं? अब वो आके ये कह रहे हैं कि मुझे 15 कौमी असम्बली की सीटें और 30 सूबाई असम्बली की सीटें चाहिए सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में अगर इलेक्शन होते हैं तो। नहीं, दिलचस्प है जी चौधरी साहब का। अब हम बात कर रहे थे, कल दोस्त हमारे, हम जर्नलिस्ट दोस्त आपस में कुछ बात कर रहे थे, तो हमारे ध्यान में यही ख्याल आ रहा था कि 15 अरकान असम्बली वो कहाँ से, कैंडिडेट कहाँ से लेंगे चौधरी परवेज इलाही साहब? हाँ। लीग के तो बड़ा ही महदूद सा सेटअप है ना, चंद लोग तो सूबाई के तो हैं उनके पास। अब कौमी के 4 सीटें इनके पास थी, जिनमें चौधरी सालिक साहब भी और चौधरी सालिक भी और तारिक रशीद चीमा, ये दोनों तो वैसे भी PDM के साथ जा चुके हैं। इनके पास 2 MNA हैं, तो 2, 3, 4 MNA उनके पास और इस तरह कैंडिडेट होंगे। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि PTI की कुछ लोगों को चौधरी साहब या काफी कह रही है कि हमारे में शामिल हो जाए और हमारी तरफ से टिकट ले लो। मसलन दौसा से ख्वाजा शिराज हैं, MNA PTI की सिटिंग MNA हैं, उनके बारे में भी वहाँ दौसे के लोग बता रहे हैं कि चल रहा है कि शायद वो काफ लीग में जाके वहाँ से टिकट ले लें। और इस तरह मोहम्मद खान लगारी हैं वहाँ पे, वहाँ भी DG खान में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को हराया था 2018 के इलेक्शन में कौमी असम्बली की सीट से, तो उनके बारे में भी ये आ रहा है कि उनको भी कहा जा रहा है। और भी कुछ लोगों को बहुत शुक्रिया आमिर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। मिर्जा इकबाल बेग साहब लिविंग लेजेंड क्रिकेट के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए पूरा इंसाइक्लोपीडिया है क्रिकेट के हवाले से। जब भी मैं इनसे बात करता हूँ बड़ी खुशी होती है। मिर्जा साहब आपको मुबारक हो, आपके PCB के चेयरमैन नए आ गए, आप इसको कैसे देखते हैं नजम सेठी साहब के आने को? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, आपके कॉम्प्लीमेंट्स का ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है। मैं तो खुद आपका मद्दा हूँ और जब आप 50 मिनट किया करते थे जब का मद्दा हूँ आपका, और हरमीत आपको भी और जो नई आपके साथ एंकर है उनको भी सुबह बखैर। नजम सेठी साहब आगे कहते हैं दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। तो अब्दुल रऊफ साहब जिस तरीके से अगस्त 2018 में नजम सेठी साहब को इमरान खान ने वजीर आजम बंदी हटा दिया था, उससे पहले वो अगस्त 2017 में 10 अगस्त 2017 को वो चेयरमैन बने थे सेठी साहब, और 20 अगस्त 2018 को उनको फारिग कर दिया गया था। तो उनके दिल में खलिश थी कि 3 साल का टेन्योर नहीं पूरा होने दिया गया, उससे पहले उन पर 25 पंक्चर और मुतादिद इल्जामात आयद किए गए। तो वो बहरहाल अपनी बारी के इंतजार में थे और अब उनकी बारी आ गई है। लेकिन मैं हैरान हूँ अब्दुल रऊफ साहब के 14 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी बना दी है। लगता है कि हर एक को जो है ना ओबलाइज करने की कोशिश की गई है। 14 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी का क्या काम है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। 2-3 लोग, और वो भी 4 महीने तक 2-3 लोग क्रिकेट के मामला सुधार दे तो समझ में आए कि चले सेठी साहब पहले भी पोस्ट पर रहे, तजुर्बा है, वो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन लगता यही है कि हर टॉम डिक हैरी को जो है वो उसमें शामिल कर लिया गया है। अब आप अंदाजा लगाएं, हारून रशीद पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, 23 टेस्ट मैचेस खेले और वनडे भी खेले, तो वो माशाल्लाह अगले महीने अपनी 70वीं सालगिरह मनाएंगे और मुख्तलिफ हैसियतों में वो PCB में काम कर चुके हैं, वो भी उस मैनेजमेंट कमेटी में। तो किसी ने सोचा, लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिसका नाम आया उसका नाम अप्रूव कर दिया। मैं हैरान हूं, लेकिन दुआ करें कि क्रिकेट के मामला दुरुस्त समत में जाएं। अच्छा मिर्जा साहब, आज न्यूजीलैंड की टीम पहुंच गई है या पहुंच रही है पाकिस्तान, तो उसकी सिलेक्शन भी हो गई जिस पाकिस्तान की टीम ने खेलना है, तो इसके ऊपर भी आपका ख्याल है कोई नजम सेठी साहब आके सिलेक्शन कमेटी तो जाएगी, ये तो तयशुदा बात है, लेकिन क्या टीम में कोई तब्दीलियां भी आप देखते हैं? एक्सपेक्टेड है, क्योंकि नजम सेठी साहब के दस्ते राज से शकील शेख साहब, हरमीत इनको जानते होंगे अच्छी तरह से, वो हर दौर में बोर्ड का जो भी चेयरमैन होता है उसके साथ रहे, तो उनके कई लड़के टीम में नहीं है। तो मुझे लग रहा है, क्योंकि कल बड़ी अफरा तफरी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का ऐलान किया न्यूजीलैंड के दौरे के लिए। फहीम अशरफ को उन्होंने ड्रॉप कर दिया और एक फास्ट बॉलर था मोहम्मद अली, उसको भी
शामिल किया गया। तो मुझे लग रहा है कि नजम सेठी साहब अभी आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि अपनी तीसरी इनिंग्स खेल रहे हैं अब्दुल रऊफ साहब, नजम सेठी साहब, तो अभी जी। आहिस्ता आहिस्ता इकदाम करेंगे। तो अब बिल्कुल। देखें, दुआ करेंगे वो कुछ बेहतरी की तरफ जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की अगर आप सूरत हाल देखें, आईसीसी की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान टेस्ट में 6ठे नंबर पर है, वनडे में 5वें नंबर पर है, और T20 में 3रे नंबर पर है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम की कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन। जी हरमीत। मिर्जा साहब, एक चीज जो सोशल मीडिया पे भी आपने देखी, और खासकर आपके जितने भी हमने व्लॉग्स देखे, आपके शोज देखे, या दीगर जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो हमने ये बात जरूर सुनी है कि दोस्तियां यारियां जो है इस हवाले से बाबर के साथ वो मुंसलिक की जाती हैं। और अगर हम देखें, कल परसों से सोशल मीडिया पे ये बात भी चल रही है कि बाबर को जो है कप्तानी से फारिग कर देना चाहिए। तो ऐसे में शाहीन शाह और दीगर जो है उनकी तरफ से कुछ बयानात मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू जो है वो भी आ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या कप्तानी से हटाने के मामलात भी तय हो चुके हैं, या जो शाहीन शाह या दीगर खिलाड़ी है वो भी मैदान में आ सकते हैं बाबर को सपोर्ट करने के लिए? सर देखिए हरमीत, ये पहली मर्तबा हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। कप्तान बनाना और हटाना क्रिकेट बोर्ड का काम है, खिलाड़ियों का काम नहीं है। और जिस तरह से बयानात दे रहे हैं कि हमारे कप्तान, तो शाहीन शाह अफरीदी ने ट्वीट कर दिया कि हमारा कप्तान बाबर आजम है, या आपकी सोच होगी उसको हटाए। हारिस रऊफ ने भी अपनी तस्वीर शेयर कर दी। इस तरह से नहीं होना चाहिए, प्लेयर्स पावर नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड का काम है। और बाबर आजम की आप कारकर्दगी तो देखें ना, कि गुज़िश्ता 4 टेस्ट मैचेस ऑन द ट्रॉट हारे हम, फिर 2 फाइनल हम हार गए, एशिया कप का फाइनल, फिर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। वो दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन है, नो डाउट इन दैट, लेकिन एज अ कैप्टन वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने में नाकाम रहे। आप माजी की मिसालें ले लें, सचिन तेंदुलकर से अगर कप्तानी नहीं हो रही थी, कप्तानी छोड़ दी, एज अ प्लेयर खेले। ब्रायन लारा कप्तानी छोड़कर एज अ प्लेयर खेले। जो रूट कप्तानी छोड़कर एज अ प्लेयर खेले। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के एज अ प्लेयर खेल रहे। तो समझ में नहीं आता कि अगर बाबर आजम एज अ प्लेयर नहीं खेलेंगे तो क्या बुराई होगी। इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान का एक ऐसा हीरा है कि जो पाकिस्तान के लिए खिदमात सरंजाम दे सकता है आइंदा आने वाले वक्त में। तो उन्हें अपनी बैटिंग पर कंसंट्रेट करना चाहिए। कप्तानी का बोझ तो अभी 28 साल के बाद में उन्हें मिल सकती है, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए जिस तरह से लड़के बयानात दे रहे हैं। अच्छा मिर्जा साहब, कोई ऑप्शन देन में आता है? मतलब हकीकत यह है कि जिस तरह से आपने अभी कहा कि पाकिस्तानी टीम जवाल का शिकार है, तो अगर बाबर आजम को हटाया जाए तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुतबादिल भी कोई नहीं है, बिल्कुल नए सिरे से किसी को लेके आया जाएगा, तो वो क्या होगा तजर्बा? माफ कीजिएगा, मुतबादिल है अब्दुल रऊफ साहब। शान मसूद, उसको यॉर्कशायर काउंटी ने कप्तान बनाया, माजी में मुल्तान सुल्तान की कप्तानी कर चुका है। उसके अलावा T20 के लिए शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, ऑप्शंस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। ये नहीं कि वो बाबर आजम जो है वो बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल है कि उनको कोई हटा ही नहीं सकता। बाबर आजम अच्छे प्लेयर है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस तो देखें, उनकी कप्तानी का अगर आप मवाजना करें बेन स्टोक्स की कप्तानी से अब्दुल रऊफ साहब, तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। और हमारा कोचिंग स्टाफ, मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक, वो भी जिस तरह की वो टेक्निक लेके चल रहे हैं, डिफेंसिव दिफाई हिकमत अमली, उससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हैं ऑप्शन बहुत सारे हैं कप्तानी के। अच्छा, जरा थोड़ा सा जायजा भी ले लें ये जो। अच्छा मिर्जा साहब, एक और सूरत हाल जो हमने इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच के दरमियान देखी, खासकर जो टेस्ट हो रहा था, तो सरफराज को हमने उसी तरह बेंच पे ही देखा। फवाद आलम को आप जिस तरह हमने देखा है कि जिस तरह आपने माजी में भी फरमाया था कि 4 इनिंग्स की बदौलत उसको एक साइड पे किया गया। ये जो सूरत हाल है, ये क्रिकेट के लिए कितने नुकसानदेह है? टेस्ट क्रिकेट हम सिर्फ T20 तक ही रह गए हैं। टेस्ट के एक रौनक होती थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता फीकी पड़ रही है। इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए हरमीत, जो आपने बात की ना टीम सिलेक्शन की, तो लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम का सिलेक्शन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम सिर्फ डमी चीफ सिलेक्टर है, और बाबर आजम जिसको पसंद करते हैं, बाज लोग तो कह रहे हैं दोस्ती यारी निभा रहे हैं, अपने दोस्तों को ला रहे हैं। अब हसन अली दोबारा आ गए पाकिस्तान टीम में, तो जुलाई में आखिरी टेस्ट मैच खेले थे, और पहले उस्मान कादिर को लेकर चलते रहे। तो लोग तो बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं, और मोहम्मद रिजवान अपने लड़कों को लाते हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर को डेब्यू कराया, पहले टेस्ट में कोई विकेट नहीं, मतलब 1 विकेट मिली उनको, और वो इतने T20 के प्लेयर्स हैं। तो हमारे यहाँ सिलेक्शन में ये सरफराज अहमद को इसलिए नजरअंदाज किया गया कि अगर सरफराज अहमद और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की बड़ी, सरफराज और बाहर है, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की बड़ी गाड़ी चलती है। मोहम्मद रिजवान गुज़िश्ता 6 टेस्ट मैचेस की 12 इनिंग्स में 262 रन बनाने में कामयाब हुए सिर्फ,
और उनका हाईएस्ट स्कोर 46 रन है। तो कहाँ लिखा है कि अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो बैठ नहीं सकता? बाबर आजम उन्हें बिठाना नहीं चाहते, सरफराज अहमद को मौका दे। गालिबन इन लोगों को डर है कि अगर किसी और को मौका दिया, वो आ गया, परफॉर्म कर गया, तो फिर हमारी कप्तानी का क्या होगा, हमारी मोनोपोली का क्या होगा। ये भी वो सवालात हैं जो लोगों के जहन में आ रहे हैं, क्योंकि शान मसूद को बड़े अरसे से बाहर रखा गया। उसने देखे डर्बीशायर से खेला, अब वो यॉर्कशायर का कप्तान बन गया, उसको बिल्कुल ही बाहर रखा गया है। मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है। मतलब ये कहिएगा कि कल भी हम इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि अगर हम इस वाइट वॉश की बात करें जो रिसेंटली हुआ है, T20 की आपने रैंकिंग की बात की, वनडे की बात की, टेस्ट की रैंकिंग आपने हमसे शेयर की, लेकिन हमने जो PSL कराया है, ये दुनिया में जो IPL हो रहा है, ये डिफरेंट मैचेस हो रहे हैं, इससे हमने काफ़ी हद तक तैयार कर लिया अपने प्लेयर्स को उस मैच के लिए, इन हाउस जो भी होता है। लेकिन टेस्ट के लिए आपको क्या लगता है कि टेक्निकलिटीज़ क्या है? टेस्ट के लिए हम उनको इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करा सके या उसके लिए वो रेडी नहीं है? जो हम खुद करा रहे हैं उसमें तो वो ठीक जा रहे हैं। देखिए रोहा, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो T20 के स्पेशलिस्ट हैं। हम T20 PSL की परफॉर्मेंस पर टेस्ट टीम में हम ले आते हैं लड़कों को। और जब टेस्ट मैच 5 रोज का होता है, उसमें आपकी सलाहियतों का इम्तिहान होता है, आपकी स्किल्स क्या क्या है। और उसमें क्या होता है कि T20 में तो 3.5 घंटे का मैच है, 4 ओवर्स करने, बैटिंग करनी है। लेकिन टेस्ट मैच में 5 दिन तक, और फिर आपको डिफरेंट लंबे लंबे स्पेल्स करने, तो उसकी वजह से भी बड़ा फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल में PSL पाकिस्तान का ब्रांड है, नो डाउट इन दैट। 2016 में शुरू हुई, नजम सेठी साहब को इसका क्रेडिट जाता है। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये ब्रांड बन जाएगा। और PSL से लड़के लेकर सिर्फ अगर आप टेस्ट टीम में डालेंगे तो ये ज्यादती होगी। अब देखते हैं कि टीम का नई सिलेक्शन कमेटी कौन सी आती है, किन लड़कों को लिया जाता है। जिस तरह अब्दुल रऊफ साहब ने सवाल किया ना कि सिलेक्शन कमेटी भी तब्दील होगी। 11 लाख रुपए माहाना ले रहे थे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम, और क्या करते थे, टीम का ऐलान कर देते थे लैपटॉप सामने रखकर। तो मेरे ख्याल में तब्दीलियां तो आहिस्ता आहिस्ता अमल में आएंगी अभी। मैं साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह रखे। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ा टाइम आपने दिया। सर जी, हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। अब एक क्विक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली जहाँ पर हम बहुत सारे मसलों को अपने प्रोग्राम में हाइड कर लेते हैं, वहाँ हमारी कोशिश ये होती है कि कई चीज़ों का आपको हल भी दे दिया जाए। आपको पता है आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी का कितना बड़ा रुझान है, वो आपका मोटापा हो, आपके फेस हो, फिलर्स हो, बोटॉक्स हो, XYZ, यू नेम इट, और हर किस्म का ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी जो है वो इस वक्त मार्केट में मौजूद है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट और साइड इफेक्ट, लोग सबसे ज़्यादा इस चीज़ से डरते हैं। तो अब ये ट्रीटमेंट तो मार्केट में मौजूद है, लेकिन वी जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस नॉन सर्जिकल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स। ये कैसे होते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसको आप एड्रेस कर सकते हैं थ्रू दीज प्रोसीजर्स, इस पर आज के सेगमेंट में बात करेंगे। और बात करने के लिए अरीश हमारे साथ मौजूद है। अरीश खालिद इनका नाम है और ये बेसिकली कंसल्टेंट है फेशियल एस्थेटिक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू हियर। बताइएगा कि हमने लोगों को डरा भी दिया है और उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ गए हैं, मतलब कॉस्मेटिक सर्जरीज की, बोटॉक्स का बहुत फैशन है आजकल। अभी जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये क्या है और इसके क्या नुकसानात हैं या नहीं? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि सर्जिकल के अंदर क्या नुकसानात होते हैं। जब आप सर्जिकल बेसिकली एंटी एजिंग प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं तो दे आर परमानेंट चेंजेस, जिसमें आपकी फेस लिफ्ट्स वगैरह होती हैं, और उसमें यू हैव टू गो अंडर नाइफ। डेफिनेटली GA भी होगा उसमें इन्वॉल्व, जनरल एनेस्थीसिया, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। प्लस जो पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाती हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि आपको मिले। एंड देन जब वो डैमेजेस हैं तो दोज आर परमानेंट। फिर आपको उसको करेक्ट करवाने के लिए देन यू अगेन हैव टू गो अंडर नाइफ, और फिर आपको वो सारा प्रोसेस एक चल पड़ता है। तो जब अक्सर लोग उस पर देख रहे होते हैं, जब आपके हाथ पे, क्योंकि हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, और वो जब साइड इफ़ेक्ट्स और वो चीज़ें देख रहे होते हैं तो मोस्टली सर्जिकल प्रोसीजर्स की होती हैं। ठीक है, उसमें नॉन सर्जिकल जो प्रोसीजर्स हैं उसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, या कुछ ऐसा नहीं होता कि जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। सो उसके साथ परमानेंट डैमेजेस एसोसिएटेड नहीं हैं। तो आजकल की दुनिया में जो सेफ़र वे है वो बेसिकली यही है कि बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट और डिफरेंट, इस वक्त तो अब नई इनोवेशन है, अभी मैं बाहर से होकर आई हूँ, और एक्सोसोम्स ये बिल्कुल लेटेस्ट इस वक्त आ रहा है, जिसे स्टेम सेल भी कहते हैं, और मुख्तलिफ वो प्रोसीजर्स में यूज़ भी होता है। आपके ऑर्थोपेडिक्स प्रोसीजर्स में भी यूज़ होता है, डिफरेंट और जगहों पे भी, लिवर में भी हो रहा होता है। तो उसमें अब जब आप उस तरह के प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं तो वो आपका बहुत मिनिमम साइड इफ़ेक्ट होता है, अगर हो भी तो। ज़्यादा से ज़्यादा कोई पोस्ट प्रोसीजर माइनर सी कोई स्वेलिंग हो जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। व्हेन यू आर हैविंग बोटॉक्स,
अक्सर लोग ये होता है कि आके कहते हैं अच्छा जी आपका वो बिल्कुल फेस फ्रीज हो गया है या एक्सप्रेशन लेस हो गया, ये उसकी कॉम्प्लिकेशन है। दिस इज नॉट द कॉम्प्लिकेशन, ये पेशेंट की डिमांड है। अच्छा, ठीक है, पहली बात ये कि आप जिससे करवा रहे हैं वो डॉक्टर हो, उसकी ये फील्ड हो, उसको पता हो कि वो क्या कर रहा है। तो वो जब तक एक लिमिट्स के यूनिट्स में है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके फेस फ्रीजिंग हो जाए। यस, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोग अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास आए और मेरे से बोटॉक्स करवाए, उसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाके उसे कहें कि जी मैंने बोटॉक्स करवाना है, और नहीं बताया कि जी मेरी पहले हिस्ट्री है कि मैंने डलवाया है। ठीक है, उसमें जब आपके ओवर यूनिट्स हो जाते हैं तो वो थोड़ा एक्सप्रेशन लेस फेस हो जाता है, लेकिन वो भी टेम्परेरी है। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है ना। हाँ। मतलब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ को ना, क्योंकि काम तो टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना। अब होता ये कि लोग फैशन को ज़्यादा फैशन को में इन लेने के लिए, ट्रेंड जो फॉलो कर रहे हैं उसके करने के लिए ज़्यादा करते हैं। एजिंग फैक्टर होता है, नो डाउट, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे, दे हैव फुल्ली एंड कंप्लीट फीचर्स बट दे वांट टू एनहांस थ्रू बोटॉक्स और इस तरह की चीज़ें ना। ये आपको एजिंग के लिए ही यूज़ करना चाहिए या ब्यूटी के लिए भी यू शुड गो फॉर इट? ये पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। आई थिंक ये अगर एक बंदे की अपनी चॉइस है तो इट्स फाइन, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है या आप सोशल प्रेशर की वजह से कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आई डोंट रेकमेंड दैट। लेकिन अगर आपकी अपनी पसंद है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जो मेरे पास 2-3 केसेस ऐसे आ चुके हैं कि जो ड्राइनोप्लास्टी की जो सर्जरी है उसके बाद उनकी नोज़ जो है वो डी शेप हो गई, उसमें डेंट्स आ गए और वो सारी चीज़ें हो गई। उसको हमने फिलर्स के साथ करेक्ट किया। ठीक है, अब वो फिलर्स के साथ जब हमने करेक्ट किया तो इमीडिएटली आफ्टर 5 to 10 मिनट्स कोई कह नहीं सकता था कि यहाँ पर कोई प्रोसीजर हुआ है। ठीक है, चलिए अब कम टू द पॉइंट सर। अब बात कर लेते हैं एजिंग की ना, मतलब जिस चीज़ के लिए चीज़ बनी है उसकी बात कर लेते हैं। क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किस किस ट्रीटमेंट की तरफ आपको जाना चाहिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है? मैं ये समझती हूँ, मैंने शुरू में भी ये कहा था कि आई एम इन द फेवर ऑफ ऑल दिस, क्योंकि एक चीज़ मार्केट में मौजूद है किसी वजह से ही है ना। तो टेक्नोलॉजी आई है, हमारे लिए आई है। जब टेक्नोलॉजी हमारे लिए तो हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब एज फैक्टर रोकने के लिए कितना फ़ायदा होता है उन ख़वातीन को जिनको जाना चाहिए, जो ये सोच रही है कि हम सर्जरी कराएं और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ? देखिए, सर्जरी आपकी डेफिनेटली अगर आप सेलेक्ट करते हैं अगर एंटी एजिंग के लिए तो वो आप फिर सेलेक्ट होती है 45 प्लस के बाद। ठीक है, और जब आप एंटी एजिंग के प्रोसीजर्स की तरफ आते हैं तो मैं कम्प्लीटली रेकमेंड करती हूँ कि आपको 30 के बाद उनको शुरू कर देना चाहिए देखना। ठीक है, क्योंकि उसमें ये होगा कि आप बहुत मिनिमल चीज़ों के साथ आप बड़े अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, एजिंग को डिले कर सकते हैं। और ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम एजिंग को डिले कर सकते हैं, हम रोक नहीं सकते इन एनी केस, वी कैन नॉट स्टॉप इट। तो ये बात पेशेंट को भी समझने की ज़रूरत होती है कि हम उसको बंद नहीं कर सकते और आपको उसको थोड़ा एक्सेप्ट करना है। हाँ, हम उसको कुछ सालों पीछे लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा रिवर्स कर सकते हैं, एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, यही हो सकता है। और ये सर्जरी से भी बस इतना ही हो सकता है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपने सर्जरी करवा ली, फेसलिफ्ट करवा ली एंड यू डोंट नीड एनी प्रोसीजर फर्दर, इट्स नॉट लाइक दैट। Still you have to do some procedures to maintain that result. आप देख के चेहरों को पहचान भी जाती होगी किसने करवाया किसने नहीं करवाया। हमारे पॉलिटिशियंस में कौन है जिनके आपको लगता है जिन्होंने कोई बोटॉक्स करवाए हैं या अंडर द नाइफ जाके अपने आप को ठीक करवाया है? अनवेल नहीं कर रहे हैं हम। सर मैं जिनका नाम लूंगी ना वो चलेगा नहीं। ले क्यों नहीं चलेगा? लाइव जा रहे हैं हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, लाइव जा रहे हैं। चले ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स आपने डील करना, मैंने नहीं। हम कर लेंगे, यू जस्ट डेफिनेटली मरियम नवाज। वैसे हमें पता था, यू नो, स्टिल वो देखिए कोई अब बात ये कोई उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इसको हाँ प्यारी लगती है, वो प्यारी लगती है, कर भी लिया तो कोई बात नहीं। शी हैज मेंटेन्ड हरसेल्फ और उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि उसमें वो होना चाहिए कि जी अगर कोई उन्हें कह रहा है दिस इज नॉट एन इंसल्ट। अब तो आम लोग करवा रहे हैं। तो अगर फर्ज करें पॉलिटिशियंस या एक्टर एक्ट्रेसेस या फील्ड के लोग करवाने हैं जिनको डेफिनेटली लोगों को फेस करना है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने शुरू में कहा कि आई एम इन द फेवर ऑफ ऑल दिस, जो तकाजा है आपकी एज का आप उसको करें, और अगर पैसे हैं तो फिर तो डेफिनेटली करना चाहिए। मरीम नवाज की आपने बात की, उनके बारे में मैंने ये भी सुना है कि दे हैव लाइक द परमानेंट मेकअप ऑन हर फेस, मैंने ये सुना है। ये भी कोई नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है? ये भी खवातीन जा सकती है कि आप अपने होंठों को टोटली पिंक करा लें थ्रू आउट योर लाइफ और रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और चीक्स भी हो सकते हैं? नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, लेकिन हाँ उसकी एक ड्यूरेशन है दैट लास्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 6 months to 1 year, और आपको दोबारा वो फिर करवाना पड़ता है। उसमें लिप टिंट्स होते हैं जो सेमी परमानेंट मेकअप कहते हैं हम उसे,
और वो लिप टिंट यूजुअली 6 मंथ्स लास्ट करता है। ओके उसके बाद आपको दोबारा उसका सेशन करवाना होता ठीक है। है। आपकी चॉइस हो सकती है कि आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं, लेकिन वो यूजुअली लाइट में कलर्स में, जाता है। पिंक हो गए और यहाँ इस तरह Peach पीच हो टाइप गया। इस तरह के कलर्स, वो अब सर को बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, और उसके लिए आपको रंगों में जो मर्द होते हैं वो बेचारे जो है मर्द से याद आया एक और बात है। मैं ये स्टडी कर रही थी कि हमने नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना है, तो जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है पाकिस्तान में कम है, लेकिन इंटरनेशनली ये तादाद बहुत ज्यादा है। लड़के बहुत जाते हैं इन चीजों की तरफ। हमारे उनको क्या पास जरूरत है, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर? उनका दिल नहीं है। हरमीत पाजी आप मुझे बताएं, आपको अगर हमने कोई ऑफर कराई, कोई सर्जरी करानी है, आपने नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, आप क्या कराना पसंद करेंगे? बोटॉक्स कराना पसंद करेंगे, फिलर्स कराना पसंद करेंगे? व्हाट डू यू वांट टू डू? डार्क सर्कल्स का डार्क ट्रीटमेंट। सर्कल का जिस ट्रीटमेंट तरह भी मैडम है। ने कहा कि लड़कों का भी दिल होता है कि वाई नॉट, जब आप और अच्छे लगें तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा और फिर वही सब कुछ करूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो हम देखते हैं, ख़ासकर जो एक तो बोटॉक्स की आपने बात की, कॉस्मेटिक आप बाहर से भी आई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं। एक चीज़ जो हम आज भी देखते हैं, हम में ये चीज़ कहीं ना कहीं पाई जाती है, रंग के हवाले से बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं आपके पास भी इस किस्म के लोग बहुत ज़्यादा आएंगे कि रंग गोरा करना है। इंजेक्शन भी आ गए मार्केट में, या फिर चाइना की या दीगर ऐसी कोई सस्ती किस्म की क्रीमें या फार्मूला क्रीम्स जो आ रही हैं, जो बड़ा नुकसान भी देती हैं, आपको भी पता है। लेकिन ऐसे कौन और ऐसी कौन सी चीज़ें आ रही हैं जिससे ये जो रंग गोरा करने वाले लोग हैं, जिनकी ख्वाहिश है, वो कम से कम मुतमईन हो? जी, आपने ये आजकल बहुत ज़्यादा हाइपर, जिस तरह अभी बात हम कर रहे थे, आप पूछ रही थी कि मेल्स, मेरे पास जो लोग आते हैं उनमें तकरीबन 50-50 रेशो है जो वाइटनिंग इंजेक्शंस की, मेल्स और फीमेल की। ओके ठीक है, और अब मुझे लग रहा है कि शायद इट्स अप्रोक्सीमेटली 60% मेल एंड देख ले पाजी, देख ले आप, आपसे बात तो सच है। अब अगर उनका, और उसमें मेरे ख्याल में शायद वो कंपनी से बंदियों बोल ने रहे हैं। स्टैंडर्ड्स हाई कर दिए ना। अच्छा। उन्हें एक बंदा ग्रूम चाहिए और फिर वो जाहिर है कि वो डिमांड ऑफ द सोसाइटी, ये बात बिल्कुल ठीक है ना। एक खवातीन की डिमांड है कि बंदा ऐसा होना चाहिए, तो हाँ। फिर बंदे तो वैसे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर ये जो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं पाजी, इंजेक्शंस की, इसी जी, बारे में बताइए। अच्छा, ये जिस तरह अगर आप एज कम्पेयर टू वाइटनिंग क्रीम्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन है, क्योंकि जब हम वाइटनिंग इंजेक्शन कहते हैं तो अक्सर लोग इसके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर एक रिसर्च मौजूद है। इनिशियली इट वाज यूज एज एंटीऑक्सीडेंट, तो ये कीमोथेरेपी के पेशेंट्स में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये उनको ओवरकम करने के लिए यूज़ किया गया था। तो डेफिनेटली कल भी एक बात कहती है कि अगर कीमोथेरेपी के पेशेंट्स में यूज़ किया जा रहा है तो पूरी दुनिया में दे आर द मोस्ट सेंसिटिव पेशेंट्स इन द वर्ल्ड, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं इस्तेमाल की जाएगी जो सेहत के लिए अच्छी ना हो। उनमें बेसिकली जब स्टडीज सामने आई तो देखा गया कि जो मेजॉरिटी लोग थे उनमें वाइटनिंग का इफेक्ट भी आ रहा था और स्किन लाइटनिंग, यू कैन से इन द अदर वर्ड्स। इसी तरह लिवर सिरोसिस के पेशेंट में इसको यूज़ किया गया, उसमें भी यही चीज़ एक सामने आ रही थी। प्रॉपर्ली इसके ऊपर स्टडीज़ हुई। अब बात ये कि एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला कौन है, लगाने वाला कौन है, ठीक है, तो कैलकुलेट बेसिकली वो करे तो बेहतर है, आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ना करें, ठीक है। अब जब वो हम करते हैं उसमें आपको प्लस पॉइंट ये होता है कि आप, क्योंकि बॉडी से फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, तो आपकी इनर हेल्थ बहुत बेहतर होती है, और उसका साइड इफेक्ट जो है वो वाइटनिंग है। अच्छा, स्क्रीन की डिमांड ये है कि गलत को गलत और सही को सही कहें। हमने अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट्स को कहा है कि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं तो हैं, इसलिए लोग डरते भी हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी तरफ जाते भी हैं। अब जो हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट और किस सूरतों में हो सकते हैं? इसके उसी सूरत में हो सकते हैं अगर आप इनको ओवरड्यू करें, पहली बात। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आप, क्योंकि अब आजकल सैलॉन्स में भी ये प्रोसीजर्स हो रहे हैं, यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखें, सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने की खातिर, क्योंकि जैसा बोटॉक्स है हमारे पास FDA अप्रूव भी आता है, प्लस नॉन FDA अप्रूव भी आता है, जो कि कोरियन है या चाइनीज़ बोटॉक्स है। कभी उसकी तरफ मत जाएं, क्योंकि उनकी डोजेज कैलकुलेटेड नहीं होती है। वो बहुत सस्ते हैं एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वन, लेकिन वो उसके साइड इफेक्ट के चांसेस हैं, उसमें ये फ्रीजिंग और इस टाइप के इशू आते हैं क्योंकि उसमें यूनिट्स कैलकुलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें अगर वॉइल हमारे पास आ रही है बोटॉक्स, ओरिजिनल बोटॉक्स की, तो इफ इट इज रिटन 100 यूनिट्स तो वो डेफिनेटली 100 यूनिट्स होते हैं, वो FDA अप्रूव्ड है, वो चेक प्रोसेस से गुजरा हुआ है। लेकिन जब कोरियन बोटॉक्स आते हैं, चाइनीज आते हैं, देर नॉन FDA अप्रूव्ड, ये अब आपकी लक है और कोई तरीका नहीं है उसको जज करने का कि उस 100 यूनिट्स जो लिखा हुआ है उसमें से 10 यूनिट्स निकले
या 1000 यूनिट्स निकल आए। अच्छा, यूनिट्स तो आप बता रही है ना कि ये तो एक टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन कर कौन रहा है ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है ना। देखें, अब जो मेडिकली रिलेटेड लोग होंगे, मेरा नहीं ख्याल है वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोग जब पैसे बचाने की खातिर सैलून्स पे जाते हैं या मतलब कोई हल्की फुल्की जगह सेलेक्ट करते हैं जिसके जी उनको लगता है ये सस्ता है, तो चीप बोटॉक्स इज नेवर अ गुड बोटॉक्स। ये आपको ये बात समझने की जरूरत है। झुर्रियों की बात कर लेते हैं। एजिंग फैक्टर में सबसे बड़ा मसला खवातीन का झुर्रियाँ होती हैं। अब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ये झुर्रियाँ कैसे खत्म होती हैं? नॉन सर्जिकल के अंदर अगर आप ऑप्शंस पे जाते हैं तो अपर फेस के लिए द बेस्ट ऑप्शन इज बोटॉक्स, ठीक है। इसके अलावा थ्रेड्स, फिलर्स भी हम करते हैं। फिलर्स बेसिकली आपको ये समझने की जरूरत है, जहाँ रिंकल्स होंगे वहाँ पर आपको बोटॉक्स करना होता है, और जहाँ पर आपके फोल्ड्स हैं, जिस तरह ये नेजियोलेबियल फोल्ड और ये गहरे हो जाते हैं अक्सर लोगों के, या लॉस ऑफ वॉल्यूम है, जहाँ चीक में आपका वॉल्यूम लॉस हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, वहाँ पर आपको फिलर की जरूरत है, फिल इन करने की जरूरत yes. है ना। और अक्सर लोग उसको कंफ्यूज करते हैं कि जी अब जब लिप्स को बेसिकली वो फिलर डाले जाते हैं, लेकिन वाकई में कहते हैं जी बोटॉक्स कर दें, तो लिप्स में बोटॉक्स नहीं होते हैं, ठीक है, लिप्स में फिलर्स होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये भी हो सकता है आप किसी सैलून पे जाके कहें कि बोटॉक्स कर दें और आपको बोटॉक्स ही कर दें। एग्जैक्टली सर, ऐसे ही है। सर, एक सैलून्स की आपने बात की ना, एक बहुत बड़ा मसला हमारा ये भी है, जब भी कोई कॉस्मेटिक रिलेटेड कोई ऐसा सेगमेंट होता है, मैं सवाल जरूर करती हूँ, वी हैव सो मेनी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, सेलिब्रिटीज, देर जस्ट आजकल ये होता है कि इस तरह के सैलून्स पे जाते हैं एंड देर जस्ट गोइंग टू इंडोर्स के ये यहाँ पे ये ट्रीटमेंट है, फलाना करता है, बहुत ज़बरदस्त है, लंदन सर्टिफाइड है, अमेरिकन सर्टिफाइड है, इस तरह से ना बहुत सारी चीज़ें। तो उसके बाद उन रिव्यूज़ को देखकर ख़वातीन, उन देखिए वो फॉलोअर्स है ना, वो रिलाई करते हैं और फिर वो जाते भी हैं। कि कितना ज़रूरी हो जाता है आपके लिए क्रेडिबिलिटी चेक करना कि किसी का सिर्फ वो, उनको तो फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो तो आपको इंडोर्स कर रहे हैं, आप जाके वहाँ पैसे दे रहे हो, क्रेडिबिलिटी चेक कैसे की जाए? देखिए, जब भी कोई काम करता है, अगर इफ़ आई एम डूइंग माई वर्क, तो मेरे पास बिफोर एंड आफ्टर्स होते हैं, ठीक है। आप पेशेंट का उसका राइट है, बिल्कुल। पहली बात तो ये कि जो प्रोडक्ट उस पर यूज़ हो रही है वो उसको दिखानी चाहिए और उसको भी देखनी चाहिए, ठीक है, कि क्या उस पर इस्तेमाल हो रही है, उसका राइट है, वो पे कर रहा है, वो देखे, बिल्कुल देखे, ठीक है। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप उससे कहें कि मुझे बिफोर एंड आफ्टर्स दिखाएं रियल पेशेंट्स के, इनके आप छोड़ दें जो इन्फ्लुएंसर्स है, आप मुझे रियल पेशेंट्स के रिजल्ट्स दिखाएं। लेकिन रियल पेशेंट्स आते नहीं है सामने, ये सामने नहीं आते, लेकिन आपके पेशेंट डॉक्टर के पास रिकॉर्ड होता है। नहीं, चलिए आप इसको बताएं कि अगर हम इसको इतना डिस्कस कर रहे हैं टीवी पे, ऑब्वियसली नेशनल टीवी है ना, तो अब हम इसे ऑन क्यों नहीं करते? अगर आपकी एज ज्यादा है, आपने कुछ किया हुआ है, इफ आई आस्क्ड यू और यू आस्क्ड मी, तो इट्स ओके, मैं ऑन करती हूँ, यस आई डिड दिस, मैंने ये कराया। ये नॉर्मल नहीं हुआ हमारी सोसाइटी में अभी तक, वो बहुत देर है अभी होने में। अभी होना शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि मेरे पास पहले ये था कि ज़्यादा, क्योंकि हमें इससे आइडिया होता है कि व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, तो यूजुअली मेरे पास 45 प्लस लोग आया करते थे, लेकिन अब मेरे पास एज यंग एज 25 भी आती हैं, ठीक है। तो उससे हमें आइडिया होता है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ चुकी है, नॉर्मलाइज भी करने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल, ठीक है। अब वो एक सोशल मीडिया का फायदा भी है और नुकसान भी। देखिए, कोई भी गैजेट है, आप ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अब जब मेरे पास लोग आके कहते हैं कि जी साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो अगर आप पानी भी एक हद से ज्यादा पी लेंगे तो उसके भी साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, हालांकि वो आपको हाइड्रेट भी रखते हैं, ठीक है, बट स्टिल, लेकिन उससे अगर आप ऊपर जाएं तो। हरीश, थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही आपसे, आपको भी समझ आ गया होगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट गो फॉर इट अगर आपको इसकी जरूरत है, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो डोंट गो फॉर इट, और अगर जा रहे हैं तो ट्राई टू ऑन इट। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे छोटे बच्चों को शुरू में ही 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़ा के और साथ में आर्ट में या ख़ास तौर पे मौसीकी में तरबियत देना शुरू कर दी जाती है, और उसकी वजह यह है कि बच्चों के अंदर एक कहते हैं हार्मनी क्रिएट हो जाती है, सुकून आ जाता है, जहानत उनकी बढ़ जाती है। क्या ऐसा ही होता है? इस हवाले से हमारे पास आसिफ महमूद CEO हैं स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट के, वो मौजूद है, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कई मुल्कों की मिसाल ऐसी है जहाँ पे मौसीकी को शुरू से मतलब शामिल कर लिया जाता है। हमारे यहाँ भी कई स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों को शुरू से सिखाते हैं। क्या ये वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जाए कि बच्चे ज़हीन ज़्यादा हो जाएंगे, बच्चों के अंदर हार्मनी ज़्यादा हो जाएगी? क्या मतलब आप इसको देख के कहते हैं? एक आजकल बच्चों का फोकस बहुत डिवाइडेड है, ठीक है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। दुनिया में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो रही हैं। बच्चे जो हैं अपने बड़ों से
सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लेते हैं, और ज़ाहिर है उन पे मुकम्मल कंट्रोल पेरेंट्स नहीं कर सकते। ठीक है। डिवाइसेस हर बच्चे के पास हैं। इस माहौल में पढ़ने में दिक्कत होती है कुछ बच्चों को, ठीक है। और उनमें पब्लिक स्पीकिंग या सोशलाइजेशन स्किल्स कम हो जाते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। फोकस डिवाइडेड हो तो पढ़ना मुश्किल होता है। पढ़ने के लिए फोकस चाहिए, और फोकस बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से म्यूज़िक एक है। इसके अलावा स्पोर्ट है, एक्सरसाइज है, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में हम नमाज़ पढ़ते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मुख्तलिफ़ तरीके से लोग अपनी इबादत करते हैं या मतलब अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए करते हैं। तो जो एक स्कैटर्ड माइंड है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए म्यूज़िक एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, जिसमें आपका माइंड स्ट्रक्चर्ड होता जाता है, एक पैटर्न पर काम करना शुरू करता है। आप जैसे कंप्यूटर में फ़ोल्डर्स बनाते हैं तो आपके माइंड में फ़ोल्डर्स बन जाते हैं हर चीज़ के। और म्यूज़िक इज़ हाईली कनेक्टेड विद मैथ्स एंड साइंस। इफ़ यू प्ले म्यूज़िक यू आर गुड एट मैथ्स, यू गुड एट साइंस। स्टडीज़ प्रूव दैट, मतलब ये मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा, लेकिन इसके लिए स्टडीज़ मौजूद हैं। तो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो या कोई भी आर्ट फॉर्म हो, इससे आपका फोकस बढ़ता है। अच्छा, कंसंट्रेट की आप बात कर रहे हैं, बात तो ये भी होता है कि म्यूज़िक आपको डाइवर्ट भी करता है। मतलब अगर आप आपके मूड पे डिपेंड करता है। इफ़ यू आर हैप्पी यू जस्ट कि आपने अच्छा म्यूज़िक सुनना है, इफ़ यू आर सैड आपने वो सैड म्यूज़िक सुनना है, मूड्स के मुताबिक होता है। लेकिन अगर हम स्टडी की बात करें तो टाइप ऑफ म्यूज़िक में, चूँकि आप CEO हैं आर्ट स्कूल के, तो टाइप ऑफ म्यूज़िक में कौन सी टाइप ऐसी है जो बच्चों को ज़्यादा, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको उस म्यूज़िक पे लगा दिया जाए? बिकॉज अब छोटे छोटे बच्चे जो घर में हैं, बहुत छोटी एज के, 1.5 साल के, 1 साल के बच्चे की बात करी हूँ, जो म्यूज़िक सुनता है उसको यूज हो जाता है, फिर जब भी वो म्यूज़िक लगता है वो हंसता है, खेलता है, रिस्पॉन्ड करता है। म्यूजिक टाइप में ऐसी कौन सी टाइप है जो इस एज के बच्चों को ज़्यादा देनी चाहिए, जिससे उनका कॉग्निटिव प्रोसेस तेज़ हो जाता है? अच्छा, कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए जैसे आपने बात की, एक तो नर्सरी राइम्स हमारे ज़माने में होती थी, अभी भी होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फोकस डिवाइडेड होने की वजह से हमें नज़र नहीं आती। यूट्यूब पे हम ज़्यादा इधर उधर देख रहे होते हैं। पियानो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि छोटे बच्चों के लिए प्ले करना आसान है, और हमारे पास 5 साल की उम्र से लेके 60 साल तक की उम्र तक के बच्चे हैं। हम यही कहते हैं कि एन आर्टिस्ट इज़ अ चाइल्ड हु नेवर ग्रू अप। तो पियानो के 8 लेवल्स हैं। वी फॉलो सिलेबस ऑफ एफिलिएटेड बोर्ड ऑफ रॉयल स्कूल ऑफ म्यूज़िक विच इज़ UK बेस्ड, और उनका ऑनलाइन एक एग्ज़ाम होता है जिसके लिए 8 लेवल्स की 8 किताबें हैं। बाकायदा नोटेशंस और थ्योरी के साथ म्यूज़िक पढ़ाया जाता है। और दूसरी बात आपने शुरू में की थी कि इमोशंस के सैड म्यूज़िक, वो इमोशंस जो हैं वो आते हैं लिरिक्स के साथ। हम जब नोटेशंस पढ़ाते हैं या हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो हम उस वक्त लिरिक्स की बात नहीं कर रहे होते या इमोशंस की बात नहीं कर रहे होते। हम बच्चे को ट्रेन कर रहे होते हैं कि उसने जैसे म्यूज़िक में बीट्स होती हैं और पियानो में मुख्तलिफ 4 बार्स का सेट हो गया, 8 बार्स का हो गया, 12 बार्स का हो गया, तो उसको जब आप प्ले करते हैं तो आपके अंदर कैलकुलेटर के बगैर एक मेंटल कैलकुलेशन की एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, जो कि बच्चों को ग्रूम करती है, उनकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करती है। उनमें जब वो प्ले करते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट तो एक ओनरशिप आती है कि आपने कुछ खुद से क्रिएट किया है, एक समथिंग दैट नेवर एग्जिस्टेड बिफोर started existing right after they started playing. So that builds self-esteem because of ownership of something that a child just created. अच्छा, बच्चों की जहानत की चूँकि हम बात कर रहे हैं तो मैंने तो बहुत अर्ली एज की बात की, लेकिन अगर हम स्कूलिंग की बात करें, जिस स्कूल को आप रन करते हैं उसमें क्लास में और एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन कितना ज़रूरी हो गया स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में इसको लॉन्च करना? बहुत कम अभी भी, प्राइवेट स्कूल कंपैरेटिवली फिर भी हैं, लेकिन हम बहुत कम फोकस्ड है इस चीज़ पे, क्योंकि हम समझते हैं कि मतलब शरई एतबार से भी तो हमने देखा ना, मुस्लिम मुल्क हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रहते हैं, तो म्यूज़िक को उस तरह से हम मेन स्ट्रीम फोकस पे नहीं रखते। स्कूल्स में इसकी तालीम को किस तरह से इंडल्ज किया जाए, कितना इंडल्ज किया जाए और क्यों? अच्छा, स्कूल्स तो प्राइवेट स्कूल्स तो बहुत सारे ऑफ़र कर रहे हैं,
हमारे पास ज़्यादातर जो बच्चे या बड़े जब आते हैं तो वो 2 बजे जब स्कूल से फ्री होते हैं तो 2:30 बजे के बाद आते हैं। हालांकि हम उनके लिए सुबह 9 बजे से भी ओपन हैं और बाद में भी ओपन हो सकते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट कोर्सेज ऑफर करते हैं। 45 मिनट्स ड्यूरेशन की एक क्लास होती है और महीने में 8 क्लासेस होती हैं। ठीक है। लेकिन 8 सेशंस का मतलब ये नहीं है कि वो रोज़ प्रैक्टिस के लिए नहीं आ सकते। वंस दे आर एनरोल्ड फॉर 8 सेशंस दे कैन come every day and practice. We provide them instruments and an environment which is required to play music effectively. तो स्कूलों में म्यूज़िक कितना ज़रूरी है, ये तो जो जैसे जिनका जैसे बीकन हाउस है या LGS है, यहाँ पे मैंने देखा म्यूज़िक सिखाया जाता है साथ साथ। और I was myself when I was in Cathedral Higher Secondary School. It's a Christian school. I was Muslim. My all friends were Christians and Muslims as well. Assembly में शुरू में ज़ाहिर है नेशनल एंथम होता था, फिर लपे आती है दुआ, उसके अलावा फिर बहुत सारी इस तरह की पोइम्स होती थी जो हम पढ़ते थे, जिसमें एक पोइम थी कि तेरी है ज़मीं तेरा आसमां तू सबसे मेहरबान तू बख्शिश कर। ठीक है। तो एक दुआ थी। अब ये एक ऐसी अच्छा, दुआ आसिफ है साहब, जिससे आपने- क्वेश्चन भी आपने रिलेट जिक्र करेगा। किया, हमारे साथ मौजूद है इस खास बात में। ऐड स्टडी करना चाह में रहे जो हैं। अट्रैक्शन की बात आपने की, जी हरमीत, जी हरमीत, मैं कंटिन्यू करूं? श्योर। सत श्री अकाल जी, भाई। आसिफ साहब, हमें अपना वक्त याद आता है। आपने तो क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा, अब भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है उनके एजुकेशन में और हम जो यहाँ पे देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर को अगर देखें तो थोड़ा सा सेटअप हमारा ठीक है, लेकिन अगर हम अपना दौर याद करते हैं तो हमें बड़ा रूखा सूखा सा माहौल मिलता था। यही सोचते थे कि सुबह जाएंगे, मौलवी साहब ने डंडा हाथ में पकड़ा होगा और फिर वही रटा मामला जो होगा। अब चीज़ें उस वजह से स्कूल जाने के लिए दिल भी नहीं करता था। अब चीज़ें बदल रही हैं। ऐसे में अगर म्यूज़िक इन हो जाता है स्कूल सिस्टम में, तो आप समझते हैं कि जो हाजिरी का जो लेवल है वो कितना बढ़ जाएगा और अट्रैक्शन कितनी बढ़ जाएगी बच्चों की तालीम के साथ और स्कूल जाने के लिए? बड़ा अच्छा, इंटरेस्टिंग सवाल है। जी बिल्कुल। मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की लम्स में, इट वाज UX पाकिस्तान। द पर्पस ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज टेक्नोलॉजी, बट देयर वाज अ टॉक दैट आई अटेंडेड एंड दैट टॉक वाज अबाउट कि स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह से एक जैसे यूज़र एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस में या टेक्नोलॉजी में, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस एजुकेशन में कैसे लाया जाए कि लोगों का, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े स्कूल में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर मैं स्पीकर नहीं था, मैं ऑडियंस में से था और मैं उस वक्त एक आर्ट स्कूल में पढ़ा रहा था। तो मेरे जहन में ये आया कि आर्ट स्कूल्स जितने भी हैं उन सब में यूज़र एक्सपीरियंस ऑलरेडी मौजूद होता है, यानी आप बोर नहीं होते, आपके ऊपर पढ़ाई लिखाई का उतना बोझ नहीं होता, क्योंकि आप प्रैक्टिकल स्टडीज़ कर रहे होते हैं, आप स्किल सीख रहे होते हैं, आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं और उस स्किल की वजह से आप स्कूल से फ्री होते साथ ही कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू कर देते हैं। तो स्किल मैटर करता है, चाहे वो म्यूज़िक का हो, वो आर्ट का हो, वो प्रोडक्ट डिज़ाइन का हो, वो इंटीरियर डिज़ाइन का हो। और इससे मैंने ये देखा कि आर्ट स्कूल्स में मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि हाज़िरी कम हुई है। लेकिन बाकी स्कूल्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ये आपने अच्छी बात बताई है। ये बताइए, हाँ ये बताइए कि कुछ ऐसा एनालिसिस भी करके आपने देखा है कि जो बच्चे आपसे आर्ट सीख के जा रहे हैं, मौसीकी सीख के जा रहे हैं, वो एग्ज़ाम में भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, पढ़ाई में भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, उनका IQ लेवल भी बेहतर हुआ हुआ है? हमारे पास 2 बच्चे ऐसे आए थे तबला सीखने के लिए, जो कि उनके वालिद साहब डॉक्टर हैं और वालिदा फैशन डिज़ाइनर हैं। अच्छा। दे वर 8 and 11 years old अच्छा। when they joined us। लेकिन उससे पहले वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे और उनका BBC ने जब इंटरव्यू किया तो उसमें उन्होंने बताया कि वी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 1 year ओ, बाय लुकिंग एट फादर। ठीक है।
तो वो घर पे फ्री वक्त में बजाते थे। और फिर उन्होंने क्या किया कि बच्चों के शौक़ को देखते हुए उनको लैंग्वेजेस सिखाना शुरू की। ठीक है। क्योंकि बच्चे मुख्तलिफ ममालिक का म्यूज़िक सुनते थे, हर मुल्क की लैंग्वेज फ़र्क है। उन्होंने उन लैंग्वेजेस को सीखना शुरू कर दिया और इस वक्त उन्होंने चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, जर्मन और इसके अलावा कुछ और ममालिक हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे, उनके नेशनल एंथम बनाए हुए हैं जो उनके यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। अच्छा, अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, हमने क्योंकि सिर्फ 2 साल पहले शुरू किया है, ये हमारे जो ड्रम टीचर हैं उनके स्टूडेंट थे। लेकिन जब हमने ये स्कूल शुरू किया तो यहाँ पर वो आए और इन्होंने यहाँ पे हमारे लिए नेशनल एंथम परफॉर्म किया पाकिस्तान का। और उसके बाद भी इन्होंने जब और मज़ीद एंथम्स बनाने थे तो उनकी कुछ म्यूज़िक प्रोडक्शंस हमारी तरफ हुई, क्योंकि हम म्यूज़िक प्रोडक्शन भी ऑफ़र करते हैं, तो उसकी भी फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। मुझे ये बताएं आसिफ साहब कि म्यूज़िक का जब हम जिक्र करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक और एक होता है जिसमें लिरिक्स आते हैं। जी, क्या ये दोनों चीज़ों का इम्तजाज आपकी ज़हानत पर असरअंदाज होता है, या बाज़ात एक सूदिंग म्यूज़िक भी आपको कन्विंस्ड करता है, आपको रिलैक्स करता है, आपकी मदद करता है? लेकिन हमने वो बच्चे भी देखे पाकिस्तान में, मैं हादिया का शुरू में जिक्र कर रही थी, बड़ी अच्छी बच्ची है, वो बहुत छोटी एज से गा रही है, उसको लिरिक्स बड़े अच्छे याद हो जाते हैं, मुश्किल लिरिक्स। वो भी ज़हानत का एक क्राइटेरिया है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मेमोरी का तो बहरहाल इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है, मेमोरी शार्प होती है इससे। और लिरिक्स की जहाँ तक बात है तो लिरिक्स के पीछे सबसे बड़ी एक जो चीज़ होती है वो होती है लिरिक्स लिखने से पहले उसकी इंटेंशन। ठीक है। तो जितनी अच्छी इंटेंशन होगी उतना अच्छा मैसेज जाएगा, उतना आप उस अगले को मोटिवेट भी कर सकते हैं लिरिक्स के ज़रिए और डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। लेकिन नर्सरी राइम्स, क्योंकि दुनिया भर में जो कंटेंट बनाया जाता है उसकी रेटिंग्स होती हैं। अभी तक हमारे पास इसको हमारी बदकिस्मती समझ लें कि ऐसी रेटिंग्स नहीं आई कि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि बच्चों के लिए कंटेंट बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। बेसिकली सेगमेंट करने का असल मकसद भी यही था कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत जो हमारे वालिदैन है वो इस चीज़ पर फोकस रखें कि बच्चों की ज़हानत के लिए अगर ये टच देना ज़रूरी है तो जस्ट गो फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग डिस्कशन रही आपसे। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे और इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।